गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। पीर मुबारक आपको। वीकेंड के बाद जब हम पीर वाले दिन आते हैं थोड़ी सी सुस्ती चाहिए होती है, लेकिन आज सुबह के वक्त ऐसा कुछ भी नहीं था। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे और आपसे एक सवाल करेंगे, क्या कभी आपको अलल सुबह ऐसा सरप्राइज़ मिला है जिसने आपको बिल्कुल हैरान और परेशान कर दिया कि यार ये हुआ क्या है? ऐसा सरप्राइज़ जो आपको दिल फरेब हैरत में मुब्तला कर दे। तकरीबन मुझ समेत हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि वो जब सुबह उठे, आँख खोले जब वो, तो जनाब बादलों के दरमियान से सूरज की मध्यम रोशनी खिड़की से कमरे में दाखिल हो रही है। बड़ा खूबसूरत सा एहसास होता है और कभी कभार ही ऐसा होता है, साल में एक दो दफ़ा आँख खुले तो किसी घर के शोर की वजह से नहीं, बल्कि बादल जो है उनके गरजने की वजह से, कि बादलों की घन गरज जो है उसकी आवाज़ आपको महसूस हो रही हो, और फिर हल्की हल्की मज़ेदार मट्टी की सूंधी सूंधी खुशबू जो है वो पूरे कमरे में फैली हो, जो कि आपको तस्कीन बख्शे। और जब ये ख्वाहिश पूरी हो जाए तो क्या होता है? तो इंतहाई खुशी होती है, खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। आज मैं ये बातें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझ समेत कराची में बसने वाले हर शख्स ने आज ये खुशी महसूस की है। आज जब हम सुबह सो के उठे तो ऐसा सरप्राइज़ हमें मिला कि बारिश हो रही थी, बादल गरज रहे थे। गरजते बरसते बादलों ने सुबह को मज़ीद हसीन बना दिया है। शहर में 15 के बजाय आज यानी 12 जुलाई से मानसून के पहले स्पेल का आगाज़ हो गया है। बादलों ने कहा कि जो बहुत पेशकश हो रही थी ना कि 15 जुलाई को होगा, तो जनाब ये 15 जुलाई जो है ना, ये 12 जुलाई को ही शुरू हो गया है। अब जब मैं बारिश की बात कर रही हूँ, आप कह रहे होंगे फिर से बेचारी सोलो बैठी हुई है लड़की, कहाँ गया है शुएब? कहीं फिर तो घूमने फिरने नहीं निकल गया? घूमने फिरने नहीं गया, टेरेस से हमें ज्वाइन करेगा। और टेरेस में वो जो मौसम की सूरत हाल है ना, बिल्कुल लाइव। दरअसल शुएब को ना लाइव चीज़ें देखने का, बयां करने का बड़ा शौक़ है। मुझे लग रहा है अब ज़रा उनका दिल नहीं लगता स्टूडियो में, तो हम उन्हें भी इन करेंगे और उनसे मैं ये कहूँगी कि शुएब ने ज्वाइन, ये देखें शुएब ने हमें ज्वाइन भी। अच्छा शुएब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग महक, अस्सलाम वालेकुम। मैं तो बड़ा अच्छा हूँ। मुझे ये मालूम होता कि अगर बारिश की सारी बातें आपने स्टूडियो से कर लेनी तो मैं टेरेस में कतन ना आता, लेकिन अच्छा, एक सेकंड रुके, मैंने टेरेस में आपको इसलिए भेजा है, मैं एक गाना सुनना चाह रही हूँ आपसे। ठीक है, बिल्कुल सही है। मैं अब गाना आपसे भी सुनूंगा, लेकिन महक जब भी मैं कहीं जाता हूँ और मैं वहाँ से वापस आता हूँ, आपका एक सवाल होता है कि आप मेरे लिए क्या लाए हैं। मैं आपके लिए ये लेकर आया हूँ, ये खूबसूरत सा मौसम लेकर आया हूँ, कश्मीर का मौसम लेकर आया हूँ। खुश हो गई? मैं बहुत खुश हुई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इतना खूबसूरत मौसम और भाई इतना खूबसूरत बादलों का जो हसीन सा वो है। मैं कहती हूँ माशाल्लाह से कराची वाले बड़े खुशकिस्मत है कि सुबह सुबह इतना मज़ेदार मौसम देखने को मिला है, क्योंकि कराची वालों को ना ये शाज़ो नादिरी चीज़ें इंजॉय करने को मिलती है। अच्छा, आप इस वक्त मौसम कैसा देख रहे हैं? तेज़ हवा है, हवा नहीं है, हल्की हल्की बूंदाबांदी है, बारिश तेज़ है? वैसे छाता आपके हाथ में नहीं है, इसका मतलब हल्की हल्की बारिश है। अगर बारिश थोड़ी तेज़ भी होती, छाता मेरे हाथ में तब भी ना होता, मैं इस बारिश को एंजॉय करता। कराची वाले बारिश को एंजॉय करते हैं, वो छाते छूते लेके बाहर नहीं निकलते क्योंकि बारिश कभी कभी होती है। जिस तरह आपने भी शुरू में कहा ना मैं कि सुबह खिड़की खुले और बारिश हो रही हो तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। मैं तो खिड़की खोल के सोया था तो बारिश ने मुझे जगाया कि भाईजान मैं आ गई यहाँ, तो उठो। तो मैं इसलिए उस खूबसूरत से माहौल में उठा, इसलिए मुझे बड़ी खुशी, बिकॉज आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग जस्ट लाइक ऑल द कराचियाइट्स कि बारिश होगी। और जब आप किसी अच्छे इलाके से होकर आएँ तो आप मिस करते हैं उस इलाके को, वहाँ के वेदर को, और वही वेदर आपको यहाँ मिल जाए तो फिर बड़ा अच्छा सा महसूस होता है। और जब हम बात बारिश की करते हैं तो बारिश ये एक फेस्टिविटी है कराची वालों के लिए, तो बारिश को बड़ा एंजॉय करते हैं। मैं कहता हूँ सेलिब्रेट करते हैं, त्यौहार है बारिश। तो इस वक्त जो निगाह में दौड़ाऊँ और मुझे नज़र आए कराची, तो धुला धुला सा कराची, उजला उजला सा कराची, निखरा निखरा सा कराची, प्यारा प्यारा सा कराची। बारिश इस वक्त नहीं हो रही, रुक चुकी है, लेकिन बारिश कहाँ कहाँ पर हुई इसकी बात भी करना बड़ा ज़रूरी है। गुलिस्तान जौहर में हुई है, गुलशन हदीद में हुई है, नेशनल हाईवे के अतराफ में बादल बरसे हैं, यूनिवर्सिटी रोड, सफूरा एयरपोर्ट, नाजमाबाद, मलीर, औरंगी टाउन, तकरीबन पूरा शहर जल थल एक यहाँ पर हुआ है। और सबसे ज्यादा बारिश भरा हुई कहाँ? गुलशन हदीद में 17 मिलीमीटर यहाँ पर बारिश रिकॉर्ड की गई है। नूरियाबाद में 8, पीएफ फैसल बेस पर 5, यूनिवर्सिटी रोड पर 4.3, लांडी में 4, सादी टाउन में 3.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। जिन्ना टर्मिनल में 3.2 और सुरजानी में 2.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। तो मैंने आपको बता दिया है कि ये बारिश हुई है महक, लेकिन मुझे पता है आपका सवाल होगा क्या ये बारिश पहले कैसे हो गई? ऐसा ही है? बिल्कुल बिल्कुल, ये ना मुझे लगता है
शुएब जहाँ से उठ के आए हैं ना, ये जहन पढ़ने वाली ना वो तालीम हासिल करके आए। बिल्कुल मेरा सवाल यही है कि भैया ये बारिश तो शुरू होनी थी 15 से, ये 12 से कहाँ से एंट्री दे दी कराची में? और कराची वालों के लिए एक ऐसा सरप्राइज है, जैसे आपने कहा कि कभी कभार बारिश देखने को मिलती है, तो अब कब तक उम्मीद है कि 12 से ये कब तक स्पेल जारी रहेगा? बिल्कुल, इस सवाल का जवाब हासिल करने के लिए हमें जवाद भाई ज्वाइन कर लेंगे। वेदरमैन है जवाद साहब, कैमरे के उस पार है, आ रहे हैं धीरे धीरे से यहाँ पर, बिल्कुल उस तरह जैसे धीरे धीरे से आते हैं बादल। अस्सलाम वालेकुम जवाद भाई, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं खैरियत से? हम भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि बारिश हो जाएगी 15 से पहले, आप भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे? कुछ इस तरीके की प्रेडिक्शंस थी कि 11 से लेके 14 तक जो है वो सिंध के काफ़ी सारे एरियाज़ में, इस तरफ मेरे और करीब आ जाए, ऐसे चलें सर, सिंध के काफ़ी सारे एरियाज़ में, जबकि कराची में जो है वो एक्सपेक्टेड ये था कि लाइट टू मॉडरेट रेन जो है वो इन इलाकों में हो सकती है। अच्छा, अब जो हम कह रहे थे कि 15 से पहले एक्सपेक्ट तो था, वो हो भी गई, ये कब तक चलना है? क्योंकि कुछ मैं वेबसाइट्स पर देख रहा हूँ वो आ रहा है कि 3 दिन, कुछ में आ रहा है 5 दिन, तो आपका हिसाब किताब क्या बता रहा है? देखिए शुएब भाई, 2 फेजेज़ हैं, इसको थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं कि 2 फेजेज़ हैं। इस वक्त आज हम जब खड़े हैं तो बे ऑफ बंगाल में एक हवा का कम दबाव, काफ़ी अच्छा लो प्रेशर सिस्टम जो है वो बन चुका है। ठीक है, ये जो बारिशें हो रही हैं इस वक्त फ़ेज़ 1 पे हैं, ये 11 से लेके 14 या 15 तारीख तक ऑलमोस्ट कंटिन्यू करेंगी, जिसमें कराची स्पेसिफिकली जो है वो लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल डेली बेसिस के हिसाब से होती रहेगी। कुछ एरियाज़ में जो है वो थोड़ी सी मॉडरेटली हैवी भी हो सकती है, जिस तरह आज गुलशन हदीद वगैरह में सरजानी के साइड पर जो है थोड़ी सी तेज़ बारिश रही। ये जो सिस्टम इस वक्त बे ऑफ बंगाल में बना है, तकरीबन 14-15 के आसपास जो है ये पाकिस्तान की तरफ मूव कर जाएगा, गुजरात सिंध की तरफ होगा, बहरा अरब में ज़्यादातर इसका असर रहेगा। लेकिन कह सकते हैं कि 15 तारीख के बाद से जो है सिंध में जो है वो, जिसमें कराची भी शामिल है, इन एरियाज़ में बारिशों की इंटेंसिटी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। अच्छा, ज़्यादा बारिश मेरी बात सुने, मेरा सवाल है जवाद भाई से, वीकेंड पे क्या सीन है बारिशों का? भाई हफ्ता इतवार अगर किसी ने कहीं जाना हो उसको फ्लाइट तो नहीं कैंसिल करनी पड़ेगी? जवाद भाई, जो लाहौर जाने के ख्वाहिशमंद हजरात हैं, जो ईद अपनों में मनाने के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या पैगाम है? स्पेशली पंजाब जो जाना चाह रहे हैं वीकेंड पर। पंजाब में देखें इस वक्त आज भी जो है वो काफ़ी तेज़ बारिशें हैं, कल भी रही हैं, और थ्रू आउट ये हफ़्ता इसी तरह नज़र आ रहा है कि ऑन और ऑफ इन सारे एरियाज़ में जो है, स्पेशली लाहौर वगैरह और इस्लामाबाद रीजन में जो है वो काफ़ी हैवी रेनफॉल हो सकती है। ठीक है, बस एक बात और हम कर लेते हैं जवाब भाई। अभी हमने आज सुबह बुलेटिन में देखा कि एबटाबाद, नथिया गली, ठंडियानी, यहाँ पे बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा हुई है, घरों में पानी दाखिल हुआ है। ऐसी सूरत हाल कहाँ कहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, ये जितने भी रीजन्स हैं, ये स्पेशली अपर पंजाब और KPK के जो रीजन्स हैं, इसमें आगे आने वाले हफ्तों में जो है ये काफ़ी सारे एरियाज़ में इस तरीके की अर्बन फ्लडिंग वगैरह हो सकती है, तेज़ बारिशें हो सकती हैं। मरी वगैरह में भी कल रात से काफ़ी हैवी रेनफॉल स्टार्ट है। ठीक है जवाब, थैंक यू वेरी मच। तो ये जब बारिश की बात हो रही है और उसमें कराची की बात हो रही है, तो ये सिस्टम ऐसे ही बन जाते हैं क्योंकि मानसून इज़ लाइक दिस, और इसी तरह से हम देखते हैं कि बारिशें होती हैं। मैंने जिक्र किया एबटाबाद, नथिया गली, अयूबिया, ठंडियानी का, क्योंकि यहाँ पर देखा कि बारिश तेज़ हुई है और कहीं पर हमने ये भी देखा कि वहाँ पर पानी घरों में दाखिल हुई। तो मैंने बात कर ली बारिश की। जो दीगर हमारी टॉप स्टोरीज है, महक प्लीज शेयर कीजिएगा। बिल्कुल, और कराची जैसी सूरत हाल में देखी गई है, रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है, जहाँ जहाँ पानी घरों में दाखिल हो गया है लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, क्योंकि जब भी बारिश होती है यह बड़े रहमत है, लेकिन हमारी अपनी गफलत की वजह से जो है यह बड़े जहमत बन जाती है। आगे बढ़ते हैं जनाब, ज़रा खेल के मैदान से आपको खबर देते हैं। खेल के मैदान से खबर यह है कि इटली दूसरी बार यूरो कप फुटबॉल का चैंपियन बन गया। ज़बरदस्त खेल था, दोनों ने जान मार के खेला है, और इंग्लैंड जो है काफ़ी अरसे के बाद, 23 साल के बाद जो है फाइनल में पहुंचा था, और पेनल्टी किक्स पर 3-2 से शिकस्त दे दी। मुकर्ररा वक्त में दोनों टीमें एक गोल कर सकी, और जीत पर इटली के मुख्तलिफ शहरों में जश्न का समा भी है, वह हम आपको दिखाते हैं। तो जनाब, ये ज़बरदस्त खेल खेला गया, और जैसा कि जश्न मनाया गया उसके मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ा जमकर खेली इंग्लैंड की भी टीम, इटली की भी टीम, और जैसे कि हम पहले जिक्र भी कर चुके, क्योंकि इंग्लैंड की जो टीम है जमकर खेलने के बाद हारी, यानी हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने जान नहीं मारी, या हम ये कहें कि भाई वो खेले ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। खेले बड़ा ज़बरदस्त, दोनों के जो गोल्स थे वो बराबर हो गए, फिर एक्स्ट्रा टाइम मिला उन्हें, उसके बाद पेनल्टी किक्स की बारी आई, जहां पर इंग्लैंड थोड़ा सा जो है ना, मुझे ये लग रहा था जब मैं मैच देख रही थी कि थोड़ा सा इंग्लैंड की टीम प्रेशर में आ गई है, और इटली जो कि बड़ा ही पुरुम्मीद उस टाइम पे भी मुझे नज़र आ रहा था, क्योंकि इटली की जब सेकेंड पेनल्टी किक थी ना, वो जब मिस हुई ना, उसके बाद से जितनी भी पेनल्टी किक्स इटली की तरफ से गई हैं बड़ी जानदार और बड़ी ज़बरदस्ती। सो इटली की जीत पर तो जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन इंग्लैंड के जो
खिलाड़ी हैं वो कुछ रोते हुए नज़र आए, उनकी आंखों में आंसू भी थे। केट मिडल्टन यहाँ पर मौजूद थी, डेविड बैकहम यहाँ पर मौजूद थे और इंग्लैंड की तरफ से जो शायकीन हैं बड़ी अफसुर्दगी का इजहार कर रहे थे, रो भी रहे थे। 23 साल के बाद जब आप फाइनल मैदान में पहुँचें और शिकस्त आपके मुकद्दर में आए तो फिर आंसू तो बेख्तियार जारी हो जाते हैं। तो जनाब आगे बढ़ते हैं और ज़रा बात कर लेते हैं उस वायरस की जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है। कल जब मैं ये मैच देख रही थी तो मेरे जहन में एक सवाल आ था कि किसी ने भी समाजी फासले का ख्याल नहीं रखा था, किसी ने मास्क नहीं पहना था। ये तो खैर यहाँ की बात होगी, लेकिन अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो पूरे पाकिस्तान में एक बार फिर कोरोना सर उठा रहा है। चौथी लहर अपने जो है वो साए गहरे कर रही है और यही वो चीज़ थी जिसका जिक्र असद उमर साहब भी कर चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटे की अगर मैं बात करती हूँ तो गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मज़ीद 1808 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मस्बत केसेस की शरह 3.6% रही है। विफाकी दारुल हुकूमत में मस्बत केसेस की शरह 5% तक पहुँच गई है, जिसके बाद ज़िलाई इंतज़ामिया ने स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला किया है। NCOC ने ईद उल अज़हा के लिए सख्त हिदायत जारी की हैं। हाई रिस्क सेक्टर्स में SOPs पर अमल दरामद के लिए टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं। ये हम बार बार आपको कह रहे थे कि जाएं, वैक्सीन लगवाएं, मास्क पहनें, समाजी फासले का ख्याल रखें। ये ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि हम हमेशा आप लोगों के भले की बात करते हैं, हमेशा आप लोगों की बात करते हैं। अब एक विंडो में सडन शेब आ गए, शेब जादू लेकिन जो कुछ हो रहा है वो जादू नहीं है, वो हमारी गफलत है श्रेब। हमें बार बार हम भी लोगों को ये कहते हैं और हम अपने प्यारों को, हमसे जुड़े लोगों को, हम खुद भी ये कहते हैं कि कोई मास्क लगा रहा है या नहीं लगा रहा उसे बाहर में भेजें, आप तो एटलीस्ट मास्क लगाएं ताकि आप महफूज हो, आपके प्यारे महफूज। अच्छा, लेकिन महक, हम जब से कोरोना वायरस आया है, आप और मैं इस पर मुतालिक हमने कितने शोज़ किए हैं, हमने कभी आज तक ऐसा हुआ कि मैंने और आपने कहा कि अवाम एहतियात कर रहे हैं? आज तक ये मौका बना तो वेव क्यों बनती है फिर जब अवाम एहतियात नहीं करते? एहतियात तो कभी भी नहीं की, वैसे दरमियान में की है। इसका मतलब शायद ये नहीं है महक कि जब सेक्टर्स बंद होते हैं, हाँ, जब सख्तियां होती हैं, जब हुकूमत और इंतजामिया सख्ती करती है, तो वायरस का फैलाव थोड़ा सा कम होता है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं वीकेंड पे मॉल गई हुई थी, मैंने देखा वहां पर अगर किसी ने मास्क नहीं लगाया उसे सिक्योरिटी गार्ड कुछ नहीं देखा, ये सुस्ती है। आपका कोई वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट चेक नहीं हो रहा था, नहीं पूछा जा रहा था कि आप वैक्सीनेटेड है या नहीं है। तो फिर असद उमर साहब जो बयान देते हैं ना कि हमें मजबूरन, तो फिर आवाम को ये समझना चाहिए और ताजिर हजरात को ये समझना चाहिए कि मजबूर किया जाता है गवर्नमेंट को ऐसे स्टेप लेने पर कि वो ऐसे स्टेप लेती है कि फिर स्मार्ट लॉकडाउन या फिर बाजार या फिर ऐसे सेक्टर्स बंद किए। क्योंकि अब अगर आपने एक मॉल का हवाला दिया, अगर मॉल इंतजामिया ने इसको इंश्योर नहीं किया कि वहां पर दाखिल होने वाले अफराद ने मास्क पहना या नहीं, अगर वो चेक नहीं कर रहे, इंश्योर नहीं कर रहे सर्टिफिकेट, तो गफलत इंतजामिया की है, अवाम की भी है लेकिन इंतजामिया की भी है। जब हम बात वायरस की कर रहे हैं, इसके फैलाव की कर रहे हैं, तो एक और जो वायरस इसका खदशा है कि वो ज़्यादा फैल सकता है पाकिस्तान में, वो कराची में एग्जैक्टली वो तो डेल्टा वेरिएंट है। लेकिन मैं अब बात करने वाला हूँ निगलेरिया की, क्योंकि निगलेरिया से भी जाने जा रही हैं। निगलेरिया से एक और मौत हुई है। शादमान टाउन के 8 साल ज़ुहैब फहद 3 रोज़ पहले एक प्राइवेट हॉस्पिटल में निगलेरिया से इनकी डेथ हुई है। वायरस से मरने वालों की जो तादाद है कुछ दिनों में वो 4 हो चुकी है। एक शख्स अस्पताल में इस वक्त ज़ेरे इलाज है, अल्लाह उसे सेहत दे, ये दुआ है हमारी। लेकिन मुझे याद है मैं जब हम इस पर बात कर रहे थे, निगलेरिया का कोई इलाज नहीं है। निगलेरिया होने के बाद कहा यह जाता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये जो वायरस है ना, ये डायरेक्ट आपके दिमाग पे असरअंदाज होता है और जब आप दिमागी अमराज में मुब्तला हो जाते हैं तो फिर उसके बाद आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप इसका ट्रीटमेंट करा सके। इसलिए बेहतर ये है, ठीक है कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी करा, आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, अपने घर में आने वाले पानी को चेक करें, क्लोरीन की कितनी कमी है। अगर आपको लग रहा है कि इसके अंदर कमी है तो आप अपने तौर पर जो कि तरीके बताए जाते हैं उस पर अमल करें। प्रोग्राम में आगे चल के इस पर तफसीलन हम बात करेंगे। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, पड़ोसी मुल्क यानी अफ़गानिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। अफ़गानिस्तान में तालिबान की रफ्तार देखकर भारत
कंधार से भाग निकला है। काउंसिल खाना खाली कर दिया है, 50 सफारतकार और दीगर अमले को वापस भी बुला लिया है। मोदी सरकार ने अमले को वापस लाने के लिए खुसूसी तैयारा भी भिजवाया है, एक हिकमत अमली भी अपनाई गई है। अफगानिस्तान के बिगड़ते हालात देखकर अमरीका के नुमाइंदे खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद भी इंतहाई मुतहरिक हुए हैं। अफगान अमन अमल आगे बढ़ाने के लिए कतर पहुंचे हैं। साथ ही ट्वीट भी किया है कि फ़रीक़ैन अफगानिस्तान के पुरअमन हल के लिए भरपूर काम करेंगे। और जब हम बात करते हैं अमरीका की, तो हमें याद है जो बाइडन का ये कहना है कि हमें जो है वो तालिबान पर एतबार नहीं है, लेकिन अफगान फोर्सेस पर हमें एतबार है। चलें, इस तरह के खित्ते से मुतालिक आपने बात की, बढ़ते हैं आगे और एक और मामला आपके सामने रखते हैं। अक्सर देखते हैं बचपन में ख्वाहिश होती है कि स्पेस में जाना है, सितारे देखना ना, सितारे वही ना चले जाना कि पहले इंडिया देते कि वहां जाना है, फिर आगे अगली दफा वही निकलता था। आइडिया बुरा नहीं है, आइडिया है। अरबपति शख्स की कहानी। हाँ, हम अरबपति बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो मैंने बात की ना बचपन में ख्वाहिश, उस शख्स की मैं बात करूँ जिसने बचपन में ये सोचा, ये ख्वाहिश रखी कि जाऊंगा खला में, वो चला गया। अरबपति शख्सियात के खला में पहुंचने की जो दौड़ है, इसमें बरतानवी बिजनेसमैन ने मैदान मारा है। रिचर्ड ब्रांसन अपनी कंपनी की कमर्शियल स्पेस फ्लाइट पर खला का सफर करने वाले पहले शख्स बन चुके हैं। मुबारकबादें दी जा रही हैं। बात हो कि दौड़ है इस चीज़ की कि पहले स्पेस में ये तो पहुंच गए, लेकिन इस दौड़ में जेफ बेजोस भी शामिल हैं। उनकी भी ख्वाहिश और कोशिश थी कि जल्द से जल्द वो पहुंच जाएं, और अब सुना ये जा रहा है कि नेक्स्ट इंशाल्लाह वो जाएंगे। और जब हम बात जेफ बेजोस की कर रहे हैं, बात हम स्पेस की कर रहे हैं, बात इस दौड़ की कर रहे हैं, तो जो सी लेवल है इससे 100 किलोमीटर्स ऊपर, यानी 62 माइल्स ऊपर जो है वो स्टार्ट होती है स्पेस। लेकिन जो शख्स भी 80 किलोमीटर क्रॉस कर लेता है, उससे वो लाइन नज़र आ जाती है, कार्बन लाइन उसे कहते हैं, उसे एस्ट्रोनॉट का दर्जा दे दिया जाता है। इन्होंने, यानी जिसकी हम बात कर रहे हैं बरतानवी बिजनेसमैन की, इन्होंने 90 किलोमीटर जो है वो वहाँ तक पहुँचे एग्जैक्टली, और जेफ बेजोस शायद वो 100 किलोमीटर। देखा, मैंने कहा था ना शेब का दिल करेगा मैं जाऊँ, से फौरन तैयारी पकड़ ली, बता दिए 100 पे ये होगा, 80 पे होगा, 90 पे ये होगा। तो मुझे लग रहा है अगली जो फ्लाइट होनी है शेब की, हमें शेब को यहाँ पे देखेंगे, और क्या पता जेफ बेजोस के साथ ही बैठे होंगे, क्योंकि कमर्शियल एक क्या पता इस दौड़ में मैं जीत जाऊं, हो सकता है भाई, जीत जिसको अल्लाह नसीब करे भाई। चलें जी, आगे बढ़ते हैं हम और बात कर लेते हैं कैसे वायरस की, जिसका हम अपने इंट्रो में भी जिक्र कर चुके हैं, कराची वालों पर हमला आवर हो रहा है, इसलिए क्योंकि ये पानी की वजह से जो है फैलना शुरू हो रहा है। शादमन टाउन में 8 साला जुहेब की जान चली गई है। निगलेरिया वायरस का मैं जिक्र कर रही हूँ, अब तक 4 जाने ये वायरस निगल चुका है। कराची वालों को बचाव की तदाबीर भी खुद ही करना होगी, क्योंकि गवर्नमेंट जो है आवाम की जानें बचाने के लिए कोई इकदाम नहीं करे। जब भी सवाल किया जाता है तो कहते हैं हमारी जिम्मेदारी नहीं, फलाने की जिम्मेदारी है। फलाने से सवाल करो तो वो कहता है जी उसकी जिम्मेदारी। तो एक दूसरे पे जो है इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं। तो अभी वक्त है कि आपने अपने लिए, अपने बच्चों के लिए खुद इकदामात करने हैं। मुदस्सिर नज़ीर की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नाक और कान के जरिए दिमाग तक पहुंचने वाला नेगलेरिया कराची में जिंदगियां निगलने लगा। चंद रोज पहले मोहलिक नेगलेरिया से मुतासिर न्यूरोसर्जन माजिद इस्माइल चांडियो को अस्पताल दाखिल किया गया था, जहां वो खालिक हकीकी से जा मिले। डॉक्टर माजिद इस्माइल ही नहीं, कराची के शादमान टाउन के 8 साल के जोहेब फाहद की मौत भी नेगलेरिया से हुई। जुमे को माँ बाप से जुदा होने वाले नन्हे फूल की मासूम ख्वाहिश वालिद के कान में गूंज रही है। ईद के लिए भी वो काफ़ी एक्साइटेड था उस टाइम पे, और अभी रिसेंटली उसके पेपर्स वगैरह ख़त्म हुए थे 3 क्लास के। मंडे को लास्ट उसका डे था स्कूल का। तो आने के बाद वो यही बोल रहा था कि मुझे न्यू बैग चाहिए, न्यू शूज़ चाहिए, चीज़ें लूँगा। तो हमने बोला बिल्कुल आपके लिए हम लेंगे, नई क्लास आएगी तो। रवां साल दिमाग चाटने वाला अमीबा 4 अफराद को मौत के मुंह में ले जा चुका है, लेकिन महकमा सेहत है जो टस से मस नहीं हो रहा। क्लोरीन की मुनासिब मिकदार पानी में शामिल कर दी जाए तो मोहलिक बैक्टीरिया न सिर्फ मर जाता है बल्कि इंसानी जानों के लिए भी खतरा नहीं रहता। अब देखना यह है कि कराची के घरों में सप्लाई किए जाने वाले पानी में क्लोरीन की कितनी मिकदार शामिल की जा रही है। कैमरामैन मजहर सदीकी के साथ मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची।
नेग्लेरिया की हम बात कर रहे हैं और जिस तरह से हमने पहले भी इस पर डिस्कशन की थी कि कैसे हम खुद इससे बचने के लिए अपना रोल प्ले कर सकते हैं, जो कि ज़ाहिर है सवाल उठता है कि वाटर बोर्ड क्या कर रहा है, सवाल उठता है इंतज़ामिया क्या कर रही है। इस पर हमें ज्वाइन किया इस वक्त फोकल पर्सन नेग्लेरिया सेल सिंध शकील अहमद साहब ने। सर थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सर कुछ अर्सा कबल हमने शेयर भी किया और आपने इस पर हमारे साथ डिस्कशन भी की थी कि कराची में नेग्लेरिया है और बहुत से ऐसे स्पॉट्स पर इसको चेक किया गया तो वहाँ पर ये पाया गया। सर तो उसके बाद हमारे इस डिस्कशन के बाद हुआ क्या मज़ीद काम हुआ, क्या इस के फैलाव को रोकने के लिए काम हुआ? बिल्कुल, डिपार्टमेंट अपने लेवल पे जो इस मैटर को बड़ा सीरियसली देख रही है। अभी कल छुट्टी के बावजूद हमने एक कमेटी जो है वो कराची में फॉर्म की है, जिसमें डायरेक्टर कराची जो हेल्थ के डायरेक्टर हैं वो इसके चेयरमैन है और साथ साथ 3 और लोगों को शामिल किया गया। वो 3 दिन के अंदर अंदर इसकी स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि किस तरह तक हम इसको जो है ना मजीद फैलने से रोक सकते हैं, क्योंकि काफी अर्से से चला आ रहा है। आज की बात नहीं तो 2008 से जो है कराची में नेग्लेरिया के केसेस जो है निकल रहे हैं, लेकिन 2012 के बाद बड़ी तबादर के साथ ये केसेस बाहर आए हैं। तो इस वजह से जरूरी है कि हम इसको प्रॉपर तरीके से देख लें ताकि इस मसले को हल किया जा सके। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसकी डिटेक्शन जो है वो उस वक्त होती है जब जो है वो बचाव का कोई रास्ता नहीं होता। और इसका आसान तरीका फिलहाल तो ये है कि हम अपने घरों में जो पानी है वो कम्युनिटी खुद अपने घर के पानी जो है उसको क्लोरिनेट करें। और क्लोरिनेट करने का तरीका बहुत ही आसान हो गया कि ये जो आम ब्लीचिंग पाउडर होता है जो है कपड़े साफ करने में यूज किया जाता है, इसके से 2 खाने के चमचे जो है थोड़े से पानी में हल करें और रात के वक्त जो है अपने अंडरग्राउंड टैंक में डाल दें। अच्छा। और उसके बाद सुबह जो है वो उस पानी को यूज कर ले तो इस दौरान ना सिर्फ नेग्लेरिया बल्कि इसके अलावा जितने भी बैक्टीरिया वगैरह पाए जाते हैं पानी में वो सब के सब किल हो जाएंगे। अच्छा। तो ना सिर्फ वो नेग्लेरिया से बच सकते हैं बल्कि जो पेट के मुख्तलिफ अमराज हैं उससे भी इनका बचाव हो सकता है। तो कम्युनिटी को जो है अपने घर का खुद ख्याल करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ नहीं पता होता है टैंक के अंदर पानी जो है वो कहाँ से खराब हो रहा है। क्योंकि जो वाटर बोर्ड है वो अपनी जिम्मेदारी जो है उनकी पाइपलाइन तक है कि पाइपलाइन में कहीं कोई रिसाव है कोई ऐसी चीज है तो उसको मैनेज करें ना। लेकिन पाइपलाइन से घर के अंदर पानी आने के दौरान भी बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ से पानी जो है खराब हो सकता है। नॉर्मली होता है कि जो घर के सेवरेज लाइन है उसके पास से ही पानी जो है वो पाइपलाइन गुजरते हुए टैंक के अंदर अंडरग्राउंड टैंक में आ रहा होता है। बात होता है कि छोटे छोटे घर होते हैं, अंडरग्राउंड टैंक के बिल्कुल करीब में ही बाथरूम होता है, तो वहां से भी रिसाव होकर जो है वो पानी आपको जो है वो खराब हो सकता है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने घरों में खुद ही जो है फ्लोरीन जो है वो डाल लिया करें। और कोई इतना महंगा भी नहीं है, बहुत ही सस्ता है। 25 रुपए की थैली आती है जिसमें तकरीबन आधा पाव के करीब जो है वो ब्लीच होता है, जो हमारे तकरीबन 3-4 महीने के लिए काफी होता है ये। बिल्कुल। और शकील साहब ये तो सस्ता है लेकिन इंसानी जान तो सस्ती नहीं है ना कि किसी की गफलत की नज़र हो जाए। वाटर बोर्ड के जिन पंपिंग स्टेशन पर वायरस की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है, मुझे बता दें कि वहाँ इंसदाद नेग्लेरिया टीम क्या काम कर रही है? अभी नेग्लेरिया की टीम के जो मेंबर उसमें अभी कमेटी अभी कल फॉर्म हुई है। इस कमेटी में वाटर बोर्ड के मेंबर भी और इसीलिए उनको साथ में जो है उनको शामिल किया गया है। सर जाने के बाद टीम की फॉर्मुलेशंस हो रही हैं, जाने के बाद सोचा जा रहा है? नहीं, ये इससे टीम तो काफी ऐसे 20-25 दिन पहले से नोटिफाई हो चुका है और हम मौके जो है सैंपलिंग वगैरह भी कर रहे हैं। नहीं, जो लास्ट टाइम हमने डिस्कशन की कि इन पंपिंग स्टेशंस पर नेग्लेरिया की मौजूदगी है, वहां पर क्या काम हुआ? टीम बनने के अलावा, ज़बानी कलामी बात करने के अलावा क्या हुआ? वहाँ पे सिंपल ये कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे हमारी क्लोरिनेशन थोड़ी सी जो है वो कम हो रही थी, वहाँ पे क्लोरिनेशन की डोजेज जो है वो बढ़ा दी गई हैं। जहाँ जहाँ इसकी मौजूदगी थी सर वहाँ पे क्लोरिनेशन हुई है? देखें, मौजूदगी तो उसकी पूरी पाइपलाइन में हम किसी जगह पर ये नहीं कह सकते कि पंपिंग स्टेशन की बात कर रहा हूँ जी। तो पंपिंग स्टेशन, जिन पंपिंग स्टेशन पे क्लोरिनेशन जो है वो नहीं मिल रही थी या बहुत कम मिल रही थी, उन जगहों पे जो है क्लोरिनेशन को बढ़ा दिया गया है ताकि जितने भी पंपिंग स्टेशन है हर पंपिंग स्टेशन तक क्लोरीन जो है वो प्रॉपर मिकदार में पहुंच जाए, ताकि अगर खुदा न खाता कहीं से कंटेमिनेशन होता भी है तो वो क्लोरीन की मौजूदगी की वजह से जो ये जो बैक्टीरिया, ये जो अमीबा है, ये वहाँ परवरिश ना पा सके और इसकी और ये तो पा ना सके हो जाएगा वाली बात है। मुझे सिर्फ अभी ये बता दें कि अभी तक कितना काम हुआ है टीम तश्कील देने के अलावा?
लेकिन टीम मुश्किल देने लगा, इसमें इसके दो ही हल है। एक हल तो ये है कि जी के लोगों को अवेयर किया जाए, और दूसरा हल ये है कि वाटर बोर्ड के पानी को जो है वो क्लोरिनेट किया जाए। तो क्लोरिनेट तो पहले से ज्यादा हो रहा है कि जिस तरह, और इसमें अगर आप चाहें तो आप वाटर बोर्ड के जो मेंबरान उनसे तफसीली आप डिस्कशन कर सकते हैं, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर से, कि जी के उन्होंने जो है वो कहाँ पे किस लेवल पे जो है उन्होंने क्लोरीन की कितनी मकदार बढ़ाई है, कितनी परचेजिंग की है, क्या की है। ठीक है, ये बात उनसे पूछी जरूर जा सकती है, लेकिन जब किसी की जान जाएगी तो क्या ये सवाल दुरुस्त होगा कि जिम्मेदार वाटर बोर्ड है? काम वाटर बोर्ड ने करना था, क्लोरिनेशन वाटर बोर्ड ने करनी थी। अगर आप ये कहते हैं कि पंपिंग स्टेशन के बाद लाइंस में मसाइल हैं, ये भी ठीक, बहरहाल वाटर बोर्ड ने ही करनी है। नहीं देखिए, वाटर बोर्ड अगर पानी में क्लोरीन मिला भी देता है, ठीक है ना, फर्क करने के लिए तो वाटर बोर्ड ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, उसे पानी में जो है क्लोरीन मिला दी है। लेकिन जब पाइपलाइन से घर तक आते हैं, अगर आपके घर के अंदर जो है वो सेवरेज का रिसाव है और वहां से आपका अंडरग्राउंड टैंक जो है वो खराब हो रहा है, या आपने जो है 2 साल से अपने वाटर टैंक की जो है सफाई नहीं की और वहां पे इन्फेक्शन फैल रहा है। अच्छा, तो ये आपने अच्छा पॉइंट रेज किया। सर ये जरा बताएंगे शहरियों के लिए, क्या साल में एक बार वाटर टैंक की सफाई जरूरी है? बिल्कुल, देखिए ये जरूरी है भी और नहीं, जरूरी इसलिए नहीं है कि अगर आपका टैंक जो है वो प्रॉपर तरीके से आपने उसको कवर किया हुआ है और उससे कोई आपको जो है गंद नजर नहीं आता तो ठीक है। अदरवाइज ये कि आपको साल में एक दफा जरूर इसको क्लीन करना चाहिए, क्योंकि जो हमारा पानी आता है उस पानी के अंदर जो है वो मिट्टी शामिल होती है। शहरियों की भी जिम्मेदारी है ना कि वो अपनी जिम्मेदारियां निभाए और अपना जो वाटर टैंक है उसको साफ सुथरा रखे, उसको कवर अच्छी तरह करे। शकील साहब बेहद शुक्रिया, आप गुफ्तगू कर रहे थे। और जिस तरह से हम बात करते हैं कि हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी बनती है, इस तरह से बहैसियत शहरी आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप हर काम में, चाहे वो कोई भी वायरस है, चाहे वो निगलेरिया है, चाहे वो कोविड है, आप अपनी अपनी जिम्मेदारी स्वयं निभाए ताकि आप किसी भी नुकसान से। क्योंकि ज़ाहिर है जान तो फिर अपनों की जाती है, जान तो अपने किसी प्यारे की जाती है, इसलिए हमें बहुत एहतियात करनी होगी। ये तो हमने बात निगलेरिया की, लेकिन इसके बाद हम बात करेंगे जो नए वेरिएंट्स कोविड के आ रहे हैं, कितनी तबाही पाकिस्तान में मचा सकते हैं, बिकॉज हम चौथी वेव में दाखिल हो चुके हैं। विल डिस्कस अबाउट दिस आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक पर जाने से भी पहले हम बात कर रहे थे कोविड-19 के हवाले से। तो जनाब आलमी वबा है जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया हुआ है। पाकिस्तान में ख़तरनाक वायरस कोरोना जो है वो एक दफ़ा फिर से सर उठा रहा है, जिसकी वजह से समाजी फासले की खिलाफ वर्जी है, SOPs पर अमल दरामद में कोताही है, मास्क में एक बार फिर मस्बत केसेस की शरह 4% जो है उससे ऊपर जा चुकी है। वीकेंड की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ वीकेंड पर मस्बत केसेस की शरह 4% से बढ़ी, जबकि 24 घंटे के दौरान मस्बत केसेस की शरह 3.% देखने में आई है। वायरस के मुख्तलिफ वेरिएंट भी खतरे की घंटी बजा रहे हैं, दरवाजे पे खड़े हैं, दस्तक दे रहे हैं, लेकिन हम इतनी गफलत में मुब्तला हैं कि ना मास्क पहन रहे हैं, ना समाजी फासले का ख्याल रख रहे हैं। किसी भी किस्म के SOP पर अमल दरामद करना, हमें लग रहा है कि शायद वो वक्त चला गया है जब हमने SOPs पे अमल दरामद करना था। वो वक्त चला गया है जब हमें सड़कें सुनसान नज़र आईं। वो वक्त चला गया है जब हमें हर तरफ लॉकडाउन नज़र आया। अगर जो भी सुन रहे हैं मुझे कैमरे के उस पार, हम एहतियात नहीं करेंगे तो आप ये अपने जहन में रखें कि वो वक्त दोबारा आ सकता है जब मुकम्मल लॉकडाउन हो सकता है, जब मार्केट्स बंद हो सकती हैं, जब आप ही लोग ये दुहाइयाँ देते नजर आएंगे कि कारोबार ठप हो गया है। ईद उल अज़हा करीब है, बड़ी ईद करीब है, बड़ा ख़तरा भी सर पे खड़ा है। ऐसे में अगर हम संजीदगी नहीं दिखाएंगे तो क्या होगा? हमारा अपना ही नुकसान होगा, जो कि होता आ रहा है। यानी जब शरह नीचे जाती है हमें लगता है सब कुछ ठीक है, सब कुछ सेट है, और हम बगैर मास्क के घरों से बाहर निकल आते हैं, बाजारों में फिरना शुरू कर देते हैं, शॉपिंग मॉल्स में चले जाते हैं, सिनेमा हॉल्स का रुख करते हैं, मंडियों का भी रुख कर रहे होते हैं बगैर मास्क के ही। और फिर जब एक सर्टिफिकेट नहीं चेक किया जाता, जिसका हुकूमत वक्त ने कहा है कि भाई आपने वो सर्टिफिकेट चेक करना है, वो भी जब नहीं किया जाता तो फिर गफलत के ज़िम्मेदार हम लोग हैं, आप लोग हैं, हुकूमत नहीं है। हुकूमत के पास एक ही चारा है आपको खिलाने के लिए, वो ये कि हर चीज़ बंद कर। नहीं, हुकूमत का कसूर है। हुकूमत का कसूर कैसे है? जो इवेंट्स होते हैं उसमें हुकूमत और इंतज़ामिया ने इंश्योर करना होता है कि SOPs की धज्जियां ना बिखर जाएंगी। जो इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर इवेंट दिखा रहे हैं, कश्मीर प्रीमियर लीग का आज से चंद रोज़ पहले का इवेंट है।
इस इवेंट में मैंने और महक ने भी कुछ देर पहले इसकी फोटोज देखी कि 2 लोगों ने मास्क पहना था और किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ था। साथ साथ आप बैठे हैं, साथ साथ आप खड़े हैं, आप इवेंट कर रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे। क्रिकेटर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, यस इंडोर इवेंट है और इसमें मास्क नहीं पहना हुआ। सिर्फ इसकी बात मैं क्यों करूं? अगर आप एयरपोर्ट चले जाएं, कहते हैं जी एयरपोर्ट आप अंदर नहीं जा सकते क्योंकि कोविड की वजह से हमने अलाउ नहीं किया आप किसी को रिसीव करना है, लेकिन बाहर तमाम लोग खड़े होते हैं इकट्ठे। तो जो अंदर आपने रोका वो बाहर भी जरा देख लीजिए। आप अंदर तो कहते हैं क्यों बनाइए, 1 मीटर का फासला कीजिए, जहाज में बिठाते हैं आप इकट्ठे, तो वहां पर भी SOPs की होती है खिलाफ वर्जी। इसी तरह हम हर जगह पे देख लें, आपने सिनेमा हॉल की बात की महक, कहीं पर भी हम चले जाएं, बैंक की बात कर लेते हैं, अंदर कहते हैं जी आपको अलग बिठाएंगे, तो बाहर जो लाइन लगी है उसका क्या करना है, उसको कैसे आपने इंश्योर करना है कि आपने जो आपके बैंक में आए हैं लोग वो लाइन में इस तरह करीब करीब खड़े ना हो। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कोरोना की और उसके वेरिएंट्स की, तो खतरनाक बात क्या है, ये जो नए वेरिएंट्स हैं, जो म्यूटेंट वायरस है, इस पर वो वैक्सीन करामद नहीं है। अगर आप ये सोच रहे थे कि वैक्सीन लगवा ली आपने, 2 डोजेस लगवा ली और गुड टू गो, नो यू आर नॉट गुड टू गो। नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, उनसे बचना होगा हमें। ये डेल्टा वेरिएंट है और नए वेरिएंट्स हैं, मजीद वेरिएंट्स आ सकते हैं। 4th वेव में हम दाखिल हो गए हैं। हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वेव इतनी जल्दी आएगी, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इतना वायरस फैलेगा, लेकिन फैल रहा है। प्लीज़ जो मुझे सुन रहा है एहतियात कीजिए, ये सोचे बगैर कि आपको वैक्सीन लग चुकी है, एहतियात कीजिए। जहां पर भी जाएं अपनी जिम्मेदारी निभाएं और एहतियात करें। जहां जाना ज़रूरी नहीं है वहां मत जाएं, मार्केट जाना ज़रूरी नहीं है मत जाएं, ऑनलाइन शॉपिंग कर लें। अगर बैंक आपने जाना है तो ज़रा उस आड़ में चले जाएं जिसमें रश कम हो, तो प्लीज़ एहतियात कीजिए। जब बात एहतियात की हो रही है, चूँकि महक आपने कहा कि हुकूमत का कसूर कम है, कुछ मामलात में वाकई ऐसा है जहाँ पर हुकूमत ने काम किया है, कुछ मामलात ऐसे हैं जहाँ पे इंटरनेशनली पाकिस्तान की तारीफ हुई है, गवर्नमेंट की तारीफ हुई है। एक सर्वे भी गैलप पाकिस्तान ने इससे मुताल्लिक किया है कि कोरोना के दौरान हुकूमत पाकिस्तान की बेहतर हिकमत अमली ने ना सिर्फ मुल्क को मौशी बहरान से बचाया, बल्कि पाकिस्तान में ख़तरनाक वायरस पड़ोसी ममालिक जैसी तबाही नहीं फैला सका। इन हालात को मद्देनज़र रखते हुए जब गैलप पाकिस्तान ने शहरियों से सवाल किया कि क्या वो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल से मुतमईन हैं, तो 53% ने कहा कि मौजूदा हालात से मुतमईन नहीं है। कुछ ने कहा कि बिल्कुल नहीं है, कुछ ने कहा कि कुछ हद तक नहीं है। 38% उनकी राय ये थी कि वो मौजूदा सूरत हाल से मुतमईन हैं, तो कुछ मुतमईन और कुछ गैर मुतमईन। और कुछ जिन्होंने कहा ना कि मुतमईन, उन्होंने कहा बिल्कुल मुतमईन ये नहीं कहा नहीं हम मुतमईन, ठीक है होला खोला मुतमईन, उन्होंने कहा जी बिल्कुल मुतमईन है। इस सर्वे का मकसद क्या था, इसी पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गैलप पाकिस्तान बिलाल गिलानी साहब ने। बिलाल, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का, गुड मॉर्निंग। पहले तो मुझे ये बताएं कि इस सर्वे में पूछा गया सवाल असल में किस हवाले से था, यानी मुआशी, इक्तिसादी, समाजी, कौन सी सूरत हाल से हमारे जो शहरी हैं वो मुतमईन हैं भी और नहीं भी? जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपने बुलाया। तो सवाल जो है वो मजमूई तौर पर पाकिस्तान में होने वाले हालात के हवाले से था। जब हम मजमूई तौर पे कहते हैं तो हम रिस्पोंडेंट से कहते हैं कि वो ये सोचे कि सियासी हालात भी, माशी हालात भी, समाजी हालात भी, एक मजमूई तौर पर आप पाकिस्तान के शहरी हैं तो आपके ख्याल से मुल्क के हालात कैसे जा रहे हैं। तो इस पे जब हमने ये सवाल किया तो मेजॉरिटी का ये कहना था कि हालात तो ठीक नहीं जा रहे। एक मकसद जो इस सवाल को पूछने का था वो ये था कि हम गाए बगाए आवाम की नब्ज या पल्स नापना चाहते हैं ताकि देखें कि आवाम क्या सोच रहे हैं। तो एक तरफ तो हमने देखा कि लोग मायूसी का शिकार हैं, हालात के से थोड़े से तंग भी हैं, और उसमें लार्जेस्ट रीज़न जो हमने देखा वो इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर था। हमने इसमें एक और सवाल भी उनसे किया कि आपके ख्याल से मुल्क का सबसे बड़ा मसला इस वक्त क्या है। तो 2 बड़े मसले जो कि 2/3 पाकिस्तानियों ने हमें कहा, वो मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई और बेरोज़गारी। हमने देखा कि लोगों ने ये 2 मेजर इश्यूज की तरफ निशानदेही की। तो हमें ऐसा लगता है कि जब लोग कहते हैं कि हालात ख़राब जा रहे हैं मुल्क के, तो वो ये कह रहे हैं कि मुल्क में बेरोज़गारी में इजाफा हो रहा है और महंगाई में कमी में भी इजाफा हो रहा है। ठीक है, और जब इन्हीं पॉइंट्स को देखते हुए हम प्रोविंशियल ब्रेकडाउन का जिक्र करते हैं
और अगर मैं बात करूं जी कोविड से निपटने के लिए जो हिकमत अमली अपनाई गई उसमें सिंध अपनी बहुत तारीफ करता है। सिंध गवर्नमेंट कहती है जी पहले दिन से हमने बहुत अच्छा काम किया, सबसे पहले हमने काम किया, बाकी सूबों ने फॉलो किया है। ये जो बात पहले दिन से सिंध गवर्नमेंट करती आई है, आपके सर्वे से ये चीज़ प्रूव होती है या कि सर्वे इसको डिनाई कर रहा है? जी, जब ये सवाल पूछा गया तो सबसे ज़्यादा जो बेचैनी मुल्क के हालात के हवाले से पाई गई वो सिंध के सूबे में थी। अच्छा। जी, इसमें एक रीज़न ये भी है कि सिंध जो है उसमें कराची भी पाया जाता है। कराची शहर जो है वो बहुत बड़ा एक कारोबारी मरकज़ है, और जब मुल्क में इकॉनमी का पट्टा बैठा हुआ हो या बहुत तेज़ी से आगे ना बढ़ रहा हो तो यहाँ मायूसी की एक अलामत ये भी है कि लोग जो हैं वो इकोनॉमिक इश्यूज की वजह से परेशान है। तो हो सकता है कि कोविड की सिचुएशन के बारे में लोगों की राय मुख्तलिफ हो और लोग कहें कि सिंध की हुकूमत ने अच्छा काम किया है, मगर ओवरऑल जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं उनकी वजह से वो ये भी कह सकते हैं कि हालात अच्छे नहीं हैं। तो इसलिए आई थिंक जो हमारा मकसद जो है वो आवाम की नब्ज़ लोगों तक और इक़्तिदार में जो लोग बैठे हैं उन तक पहुंचाने का मकसद ही ये है कि जब वो ये देखें कि उनकी कारकर्दगी अच्छी है तो साथ में एक राय अवामी भी नज़र आए कि जिसमें अवाम जो है वो ये नहीं कह रहे कि हालात बहुत ज़बरदस्त हो चुके हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारे हालात तो अभी भी काफ़ी पसमानदा हैं और हमारे लिए कुछ आप करें। तो हम भी ये चाहते हैं कि हम आवाम की आवाज़ जो है वो लोगों तक पहुंचा सकें। ठीक है, और ये जो अवामी राय थी, जो सर्वे था, इसके जो सवालात थे वो ज़्यादातर किस उम्र के अफराद से किए गए? नौजवान तबका था हमारा, दरमियानी उम्र के थे, सीनियर सिटीज़न थे? बिल्कुल, जो सर्वे करने का तरीका है वो ये है कि आम पाकिस्तानी का एक नुमाइंदा सैंपल चूज़ किया जाए। तो आम पाकिस्तानी आप जानते हैं कि तकरीबन 18 से 30 साल की उम्र के जो अफराद हैं, पाकिस्तान क्योंकि एक बहुत तेज़ी से आबादी में बढ़ता हुआ मुल्क है, तो तकरीबन 40% पाकिस्तानी जो 18 साल से बड़ी उम्र के हैं वो 18 से 30 की एज ग्रुप में हैं। तो हमारे सर्वे में भी तकरीबन 40% लोग 18 से 30 साल की उम्र में थे, तकरीबन 30% लोग जो हैं वो 30 से 50 साल की उम्र में थे, यानी मेच्योर एज के थे, और 50 साल से बड़ी उम्र के अफराद जो हैं वो तकरीबन 20% के हिसाब से थे। तो जैसे मुल्क की आबादी में शेयर है एज का, हमने सैंपल में भी वैसे ही लिया। सही। और आपके इन सर्विस के बाद जो रिकमेंडेशंस होती हैं, जो सजेशंस होती हैं, क्या वो हुकूमत तक पहुंचती हैं, इदारों तक पहुंचती हैं और उस पर डिस्कशंस होती हैं आपसे कि इसे कैसे बेहतर किया जा सकता है? बिल्कुल, हम गाए बगाए कुछ तो आप किताबों से भी और मीडिया किताबों से उन तक अपनी राय भी और आवाम की राय भी और रिकमेंडेशंस भी पहुंचाते रहते हैं, और गाए बगाए हम अपनी रिपोर्ट्स जो हैं वो हुकूमत के साथ शेयर भी करते हैं, और अक्सर औकात जो है एक मुस्बत एक हमें रुझान नज़र आता है कि लोग हुकूमत जो है वो हमसे रब्ता करके मज़ीद जानने की कोशिश करती है, मज़ीद रिकमेंडेशंस की तरफ जाती है। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, आई थिंक हम हमेशा पॉजिटिव राय से देखते हैं हुकूमत को। ये कोई छोटा चैलेंज नहीं है। पाकिस्तान एक दुनिया का 5वां बड़ा आबादी में मुल्क है, हम एक गरीब मुल्क हैं, तो इन इश्यूज को जो हम उजागर करते हैं, जो कोविड से रिलेटेड हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड है, हुकूमत अपनी कोशिश कर रही है, मगर हम मिलकर बैठकर सोच विचार करके अवामी राय को सामने रखकर आई थिंक हुकूमत कोशिश करती है, हम जैसे इदारे भी उनके साथ मिल के काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और बिलाल, ये सर्वे जो था ये देही और शहरी दोनों इलाकों में किया गया? जी बिल्कुल, जो हमारे तमाम सर्वेज हैं उनमें हम कोशिश ये करते हैं कि आम पाकिस्तानी की राय लें। तो आम पाकिस्तानी तकरीबन 50 से 60% पाकिस्तानी अभी भी गाँवों में रहते हैं और देही इलाकों में रहते हैं, तो इस सर्वे में भी ऐसा ही था। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बिलाल साहब, साथ मौजूद थे, आप गुफ्तगू करते रहेंगे, वापस आएंगे, स्टे विद अस। तो अनदेखा पाकिस्तान में आपको लाहौर का एक ऐसा सदियों पुराना तालाब
दिखाएंगे जिसे अंग्रेजों ने जमीन से उठाकर सैकड़ों सुतूनों पर खड़ा कर दिया। जब आप इसे देखेंगे तो फिर तय हैरत में मुब्तला होंगे कि उस वक्त ऐसा दिमाग, ऐसा जहन और ऐसी टेक्नोलॉजी थी। शाहीन मिशाल की रिपोर्ट देखिए। लाहौर का ऐसा तालाब जो 138 साल से नहीं सूखा। वीरान इलाके गुंजान हो गए, आबादी तेजी से बढ़ी और लोगों की पानी की जरूरत थी। डेढ़ सदी पहले कुएं का पानी गदला हुआ तो लोग पानी पीने को तरस गए। में जो तालाब थे उनका पानी खराब हो चुका था, पानी गंदला हो गया था, पीने के काबिल नहीं रहा था। तो अंग्रेज़ों को ये ख्याल आया, ये शाहकार तख्लीक करने का ख्याल आया कि उन्होंने तालाब को ज़मीन से उठा के कई फुट बुलंद पिलर के ऊपर खड़ा कर दिया। और ये बड़े सगीर के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अजूबा था कि सैकड़ों बल्कि लाखों गैलन पानी हवा में पिलर्स के ऊपर बना दिया गया। वक्त बदला तो पंजाब की राजधानी भी बदल गई। अंग्रेज़ों ने पानी वाले तालाब का नक्शा भी मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया। अंग्रेजों ने सन 1883 में दरियाए रावी से अंदरून लाहौर तक साफ पानी की लाइनें बिछाई। यहाँ पे टोटल 4 टैंक्स हैं। हर एक की कैपेसिटी 2.5 लाख गैलन की है। 2.5 लाख गैलन एक टैंक के अंदर पानी स्टोर होता है और टोटल 10 लाख गैलन पानी की स्टोरेज की कैपेसिटी इसमें मौजूद है। इन टैंकियों को भरने के लिए अंग्रेज़ों ने बदामी बाग के इलाके में स्टीम टर्बाइन्स लगाई गई जो कि कोयले से चलती थी और दरियाए रावी और उससे मुलाका जो साफ़ पानी के तालाब थे वहाँ से पानी को टर्बाइन्स की मदद से इन टैंकियों में भरा जाता था। उसके बाद जब ट्यूबवेल का ज़माना आ गया, उन ट्यूबवेल की मदद से इन टैंकियों को भी भरा जाता था। तालाब से हर घर तक लाइनें बिछाई गई। एक 138 साल पुराने बरतानवी राज के इस पानी वाले तालाब से अब अंदरून शहर के बासियों को दिन में 3 बार पानी मुहैया किया जाता है। हम पानी पीने के लिए भी ये इस्तेमाल करते हैं, खाना वगैरह के लिए भी ये इस्तेमाल करते हैं, ज़रूरत के तहत भर भी लेते हैं। पानी साफ़ है। जो टैंक में पानी का लेवल बढ़ता जाएगा वो गेज नीचे आती जाएगी। जैसे जैसे लेवल कम होगा वो गेज ऊपर चली जाएगी और चारों टैंकों में सेम लेवल होगा। ये नहीं कि वो एक टैंक का बता रहा है, ये चारों टैंक्स जो हैं आपस में इंटरकनेक्ट हैं। ये टंकियां इतनी बड़ी और मजबूत हैं कि कोई दरार पड़ी ना ही अपनी जगह से झुकी। ये वॉल सिटी का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। बाकी जितने भी एरियाज आप देखेंगे वो सारे के सारे डिप्रेशन में हैं। हम साल में 2 दफ़ा इसकी सफाई करते हैं। हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन की मदद से हम इस टैंकों को स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि ये फंक्शनल है, हम इस सारे टैंक तो बंद कर नहीं सकते। छत पे दरख्त उगाए, टूटे गरीचों में परिंदों ने बसेरा कर लिया। वॉल्ट सिटी अथॉरिटी ने अंदरून शहर के इस शाहकार को हेरिटेज में शामिल कर लिया है। किसी किस्म की नई तामीर पर पाबंदी लगा दी गई है। कैमरामैन अशफाक अब्बासी के साथ शाहीन मिशाल, समा, लाहौर। खूबसूरत लाहौर ही की मजीद बात करते हैं। लाहौर मास्क पहनता है। सूबाई दारुल हुकूमत की इंतजामिया ने मुनफरद मुहिम का आगाज़ कर दिया। ये मुहिम क्या है, इस पर हमारे नुमाइंदे दानियाल उमर ने खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है, दिखाते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये 5 से 10 रुपए का एक मास्क लाहौर की सिर्फ 26% आबादी इस्तेमाल करती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, बल्कि एक तहकीक में यह बात सामने आई है। लाहौर को कोरोना की चौथी लहर से बचाने के लिए एक ऐसा मंसूबा लाया गया है जिससे अक्सरियत को मास्क पहनने की तरफ लाया जाएगा। वो मंसूबा आखिर है क्या, आइए जानते हैं। 1.5 करोड़ से ज्यादा आबादी का शहर लाहौर, ईद और त्योहारों पर कोरोना SOPs हवा में उड़ाता लाहौर।
कोरोना की तीसरी लहर में पाकिस्तान का सबसे ज्यादा मुतासरा शहर लाहौर। सूबाई दारुल हुकूमत के इस रवैये पर लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज ने रिसर्च का फैसला किया। तहकीक में सामने आया कि कई इलाकों में शहरियों की जेब मास्क खरीदने की इजाजत नहीं देती। लाहौर के 16 इलाकों में मास्क पहनने की शरह इंतहाई कम है। हमने लाहौर के हर सब डिवीजन की मार्केट्स और मॉस्क्स में हमने टीम्स भेज के हर एरिया का मास्क वेयरिंग रेट कैलकुलेट किया। वो बहुत वेरी कर रहा था। सो वी वर गेटिंग नंबर्स फ्रॉम एज लो एज 4% टू एज हाई एज 40%। जो ओवरऑल रेट इस वक्त आ रहा था मस्जिदों और मार्केट्स में आ रहा था अराउंड 28% ऑल ओवर लाहौर। मॉस्क्स में कम था, मॉस्क्स में 20% था। एंड अगर ओवरऑल लाहौर का मास्क वेयरिंग रेट असेस करें तो वो 26%। तहकीकारों ने शहरियों को मास्क पहनाने के लिए जिला इंतजामिया से मदद तलब की तो शुरू हुई लाहौर मास्क पहनता है मुहिम। कोरोना की चौथी लहर से बचने के लिए शहर के एक एक घर में मुफ्त मास्क पहुंचाने का फैसला किया गया। एडिशनल कमिश्नर लाहौर के मुताबिक मास्क खरीदने के लिए रकम मुखय्यर हजरात अतिया करेंगे। ये 18 जुलाई तक हमारी इसकी फर्स्ट फेज की डेडलाइन है और उसके बाद हम इस नेक्स्ट फेज के अंदर 100% हाउस होल्ड ऑफ लाहौर जो है उसको कवर करेंगे। मास्क देना और उसके बाद मास्क देकर उसको इंश्योर करवाना, एग्जीक्यूट ऑपरेशन लेवल पे इंश्योर करवाना कि तमाम लोग इसको मास्क यूज़ कर रहे हैं कि नहीं, वो भी इसी कैंपेन का हिस्सा है। जिन एरियाज़ को अभी आइडेंटिफाई किया गया है वहाँ पे हमारी टीम्स जाके इन्फोर्समेंट करेंगी कि लोग मास्क पहन रहे हैं कि नहीं पहन रहे। ये बात इस वक्त प्रूवन है कि हम किसी भी तरह से फोर्थ वेव से नहीं बच सकते माँ सिवाय इसके कि हम मास्क पहने। मास्क को घर घर पहुंचाने के लिए पाकिस्तान पोस्ट ने मुफ्त सहूलत दी है। जनरल पोस्ट ऑफिस में मुहिम के लिए खसूसी लिफाफों में मास्क पैक किए जा रहे हैं। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की मदद से हासिल घरों और कमर्शियल मुकामात के पते दर्ज किए जाते हैं। चीफ पोस्ट मास्टर लाहौर के मुताबिक इब्तिदाई मरहले में मास्क की तकसीम का आगाज अंदरून लाहौर से किया गया है। पेंडेमिक में हम बिल्कुल लाहौर के अवाम के साथ हैं। वी विल डू आवर बेस्ट। हम तमाम लोगों के घरों में मास्क पहुंचाएंगे। हमारी स्पेशलाइज्ड डेडिकेटेड टीम्स हैं, सॉर्टिंग सेल हैं, पोस्टमैन है जो कि विद इन अ डे मेक श्योर करेंगे कि जब हमें रिसीव होता है तो हम विद इन अ डे लोगों के घरों में इसको तकसीम करें। डाकिया मास्क लेकर पहुंचता है तो हर घर वाले को इसे पहनने की तलकीन भी करता है। पोस्टमैन वालेकुम अस्सलाम सर, ये लाहौर की इंतजामिया की तरफ से आपको मास्क दे रहे हैं, इन्हें आप जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है सर। तहकीककारों का ख्याल है कि लाहौरियों को मास्क पहनने की आदत डलवा दी तो चौथी लहर से बचाव मुमकिन है। हुकाम पूरी उम्मीद है कि मुहिम की बदौलत शहर में मास्क पहनने की शरह 70% तक पहुंच जाएगी। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। तो दानियाल की रिपोर्ट आपने देखी। इसी मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड उस्मान साहब ने। उस्मान साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। आपकी नज़र में क्या वजह है कि लाहौर में कोरोना से बचाव के लिए फेस मास्क के इस्तेमाल और ख़रीदारी का जो रुझान है वो इंतहाई कम है? क्योंकि ये हम पहले जब थर्ड वेव थी उसका स्टार्ट था, हम तब भी जिक्र करते थे कि लाहौरी बहुत ज़्यादा जो है रिलैक्स नज़र आते हैं, बहुत ज़्यादा जो हैं वो समझते हैं कि बहुत ईजी काम है, मास्क नहीं भी पहनेंगे तो चलेगा। फोर्थ वेव का स्टार्ट है ये, इसमें भी कुछ ऐसी ही खबरें आ रही हैं, ऐसा क्यों है? जी, ये अगर आप याद करें फर्स्ट वेव, फिर सेकंड वेव, फिर थर्ड वेव, ये जनरल ऑब्जर्वेशन है हमारी कि जैसे ही हम अपना लॉकडाउन नरम करते हैं तो ये इम्प्रेशन जाता है कि शायद कोरोना चला गया है और लोग जो है वो कंप्लेसेंट हो जाते हैं और मास्क पहनना कम कर देते हैं या जो दूसरे सोशल डिस्टेंसिंग के प्रिंसिपल्स हैं उनको भूल जाते हैं। और हमने देखा, आप लोगों ने बल्कि ख़ुद रिपोर्ट भी किया, लाहौर वाज प्रॉब्ली वन ऑफ द ओनली सिटी जिसने थर्ड वेव की पीक के ऊपर सब लोगों ने मास्क पहने हुए थे। यानी कि आपको नज़र आता था इनवेरिएबली जब आप बाहर निकलते थे, कोई शख्स आपको मास्क के बगैर नहीं नज़र आता था। बड़ा रिजॉल्व शो किया लाहौर ने। बट एज सून एज वी गॉट आउट ऑफ द थर्ड वेव, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो कंप्लेसेंसी आनी शुरू हो गई और मास्क पहनने का जो रुझान है वो कम होना शुरू हो गया। और ये अब हमारे ऊपर बड़ा लाजिम हो जाता है कि हम लोगों को याद कराएं
कि कोरोना जो है वो गया नहीं है। जब तक हम तमाम लोग वैक्सीनेट नहीं करवा लेते तब तक हमें सबको एहतियात करनी है, और एहतियात के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल जो है वो मास्क पहनना है। मेरी नज़र के मुताबिक मास्क पहनना एक स्टेटमेंट है, वो ये स्टेटमेंट है कि मैं एक ज़िम्मेदार शहरी हूँ, मैं मोहतात शहरी हूँ, मैं जब बाहर निकल रहा हूँ तो मुझे इस बात का एहसास है कि बाहर एक वबा है और इसलिए मैंने मास्क पहना हुआ है, मुझे हाथ ना मिलाएं, मुझसे गले ना मिलें। ये एक स्टेटमेंट है और ये लोगों को अवेयरनेस देना हमारी ज़िम्मेदारी है, हम तमाम लोगों की ज़िम्मेदारी है। जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं उनकी भी, मीडिया ने बड़ा पॉजिटिव रोल पहले भी प्ले किया, अब भी हम देखते हैं कि मीडिया गाहे बगाहे ये वीकनेसेस और ये निशानदेही जो है वो करता रहता है। बिल्कुल उस्मान साहब, ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि याद कराना पड़ता है आवाम को, चूँकि हम भूल जाते हैं। ये अब याद दहानी के लिए जो आपकी ये मुहिम है, ये बहुत अच्छी मुहिम कि लाहौर मास्क पहनते हैं। सर मुझे लेकिन ये बताएं, टारगेट क्या सेट किया है, कितने मास्क डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, क्या हर घर तक पहुंचेंगे? जी फ्रैंकली जब मैंने ये कैंपेन स्टार्ट की थी, जब इसको शुरू में कंसीव कर रहे थे, हमें बहुत मुश्किल लगा। हमें ये लगा कि हमें लाहौर में सर्वे करके सिर्फ ऐसी जगहों पे मास्क तकसीम करना चाहिए जहाँ पे लोग कम मास्क पहनते हैं, बिकॉज लाहौर बहुत बड़ा शहर है। और जो फ़लसफ़ा था इस कैंपेन का वो ये था कि हमने फ्री मास्क देने हैं, नंबर 1, और नंबर 2 मास्क जो है वो 2 जगहों पर तकसीम करें, यानी हमने उसको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का। आम तौर पे हमारे मुशाहिदे में ये आता है कि हम किसी जगह पर खड़े हो जाते हैं और वहाँ पे मास्क तकसीम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन रिसर्च के मुताबिक ये ज़्यादा अच्छा तरीका नहीं है। ज़्यादा अच्छा तरीका ये है कि आप लोगों के घरों में मास्क पहुँचाएँ। तो हम लोगों के घरों में मास्क पहुँचाने को प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कह रहे हैं, और सड़कों पर खड़े होकर या चर्चेज़ में या मसाजिद में या मार्केट्स में खड़े होकर मास्क देने को सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कह रहे हैं। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन जब हमने करनी थी तो हमारा टारगेट जो था वो बहुत बड़ा था। लाहौर शहर को देखें, बहुत बड़ा शहर है। तो शुरू में हमने इनिशियली ये सोचा कि हम सिर्फ उन एरियाज़ में मास्क तकसीम करें जहाँ पे जेन्युइनली हमारे सर्वे के मुताबिक लोग कम मास्क पहन रहे हैं, और इस टारगेट को लेके फ्रैंकली मैं चला था आगे। लेकिन आप यकीन जानिए कि वो मास्क इतने ज़्यादा आने शुरू हो गए कि अब मुझे ये लग रहा है कि हम इंशाल्लाह ताला लाहौर के हर घर में मास्क पहुंचाएंगे, और ये पैगाम के साथ पहुंचाएंगे कि आपने मास्क क्यों पहनना है, कब तक पहनना है और कब तक पहने रखना है। सही है। अच्छा उस्मान साहब, एक और चीज़ से मुतालिक भी बताएगा। चलें, ये हुकूमत वक्त ने तो कह दिया है और इसको बड़ा सख्ती से भी अमल दरामद करने के लिए कहा है कि वैक्सीनेशन का जो आपका सर्टिफिकेट है वो चेक किया गया है। क्या आपकी मुहिम में ये चीज़ भी शामिल है कि आप जब घर मास्क देने जाएं या इस मुहिम के थ्रू मास्क जब पहुँचाया जा रहा है, तो अगर हम ये भी शामिल कर लें कि हम सर्टिफिकेट भी चेक करें लोगों का कि किस घर में कितने लोगों ने वैक्सीनेशन करा लिया, अगर हम इस चीज़ को भी इस मुहिम का हिस्सा बना लें तो आपको नहीं लगता कि मुहिम थोड़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी? देखिए, ये जो मुहिम है इसमें हम हर घर में मास्क देने नहीं जा रहे। हमारा जो टारगेट है वो इस तरह से है कि हमने जो लेस्को है वहाँ से एड्रेसेस लिए लोगों के, और उसके बाद पाकिस्तान पोस्ट से हमने एक MOU किया है। पाकिस्तान पोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा ये मास्क और हमारा ये पैगाम हर घर में पहुंचाएगी, और ये डाकिया के थ्रू पहुंचेगा पैगाम। और इसके साथ साथ हमारे पास वॉलंटियर्स हैं, रज़ाकार हैं, जो कि हमारे लिए सर्वे कर रहे हैं कि जब हम मास्क किसी जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसके बाद उसका इम्पैक्ट क्या आता है, वहाँ पर लोग मास्क वेयरिंग में कितना इजाफा होता है। साथ साथ हमारी कंप्लाइंस भी चल रही है, यानी कि हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ फिर सेकेंड फेज़ के ऊपर उनकी कंप्लाइंस भी करते हैं। मैं एक आपको बात बताना भूल गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब हमने ये कैंपेन स्टार्ट की तो चूँकि हमने फ्री मास्क लेने थे, हमने मुख्तलिफ मुखय्यर हज़रात को बुलाया, मुख्तलिफ जो हमारी लाहौर चैम्बर है उसको बुलाया, मुख्तलिफ जितनी भी फिलैंथ्रोपिस्ट्स हैं उनको बुलाया, और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करके मास्क डिस्ट्रीब्यूट हमें देने शुरू किए। हमें 5000 मास्क भी मिले, 50,000 मास्क भी मिले, 1 लाख मास्क भी मिले। लोकल बहुत ज़्यादा मास्क इकट्ठे हुए, लेकिन ये कैंपेन, दिस कैंपेन मेड इंटरनेशनल हेडलाइंस। और एक अमेरिका की क्लोथिंग ब्रांड हेन्स ब्रांड्स के नाम से एक कंपनी है जिसने हमें 30 मिलियन मास्क डोनेट करने का अंदिया दिया है, और वो इस वक्त वो शिपमेंट की डिटेल्स वगैरह फाइनलाइज कर रहे हैं। ये 3 करोड़ मास्क जब लाहौर में आएंगे तो इंशाल्लाह ताला हम लाहौर के हर घर में ये मास्क बिल्कुल, फिर तो हर घर में लाहौर के हर घर में जब मास्क पहुंचेगा तो लोग मास्क पहनेंगे। एक छोटे से पैगाम के साथ जी, एक छोटे से पैगाम के साथ कि आपने मास्क क्यों पहनना है। तो मेरा ये ख्याल है कि हमारी जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो सिविक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें बहुत बेहतरी है। ये नो डाउट सर, ये इंशाल्लाह ताला ये कैंपेन कामयाब होगी। ग्रेट इनिशिएटिव एंड कैंपेन, नो डाउट सर। मुझे आप प्लीज़ ये भी शेयर कीजिएगा, जब हम कोविड राइज की बात करें, 4th वेव,
लाहौर में क्या सिचुएशन है सर? क्या डेल्टा वायरस की वजह से ज़्यादा हो रहा है? देखिए अभी फिलफॉर इतने ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं है। पिछले 4-5 दिनों में देखें हम, बल्कि पिछले 10 दिनों में पर्टिकुलरली देखें तो हमारी जो पॉजिटिविटी की परसेंटेज थी वो 1% से राइज करके 3% पे आई है। सो दिस इज़ एन इंक्रीज, दिस इज़ नॉट अ वेरी सब्सटेंशियल इंक्रीज, बट इट डज़ इंडिकेट कि इंक्रीज़ आ रही है। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि ये इंक्रीज़ हम उस दिन से कैलकुलेट कर रहे हैं जिस दिन हमने तमाम सेक्टर्स खोल दिए थे। यानी कि हमने कहा था कि अब सिनेमा हॉल्स भी खुल गए हैं, गो कि हमने उनके साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, हमने इंडोर डाइनिंग भी खोल दी, इंडोर शादी हॉल्स भी खोल दिए, लेकिन साथ में ऑब्वियसली रिस्ट्रिक्शंस हैं कि वैक्सीनेटेड लोग ये काम कर सकते हैं। ये एक्सपेक्टेड था कि इतनी इस तरह राइज होगा? एक्सपेक्टेड था? नहीं, ऑब्वियसली बिल्कुल एक्सपेक्टेड था। जब हम जो एस्टीमेट्स हैं वो यही बता रहे हैं कि अगला महीना हमारे लिए टफ हो सकता है प्रोवाइडेड अगर हम एहतियात न करें। जहाँ तक आपने डेल्टा वेरिएंट की बात की, देखें डेल्टा वेरिएंट इस्लामाबाद में NIH की लैब ने रिपोर्ट किया है, ऑफिशियली रिपोर्ट किया है। हमारे पास भी कुछ प्राइवेट लैब्स ने PCR किट के ऊपर डेल्टा वेरिएंट लाहौर में रिपोर्ट किया है। ऑब्वियसली उनकी जीन सीक्वेंसिंग हो रही है, आज शाम तक उसके रिजल्ट्स आ जाएंगे। बट ये बात रेलिवेंट नहीं है। हमें सबको पता है, हमारे मुशाहिदे में ये बात है कि डेल्टा वेरिएंट जो है उसकी सिग्निफिकेंट बात ही ये है कि वो बहुत तेज़ी से फैलता है। इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम कि डेल्टा वेरिएंट यहाँ पर होगा। करना हमें क्या है, हमें सिर्फ और सिर्फ एहतियात करनी है, हमें वैक्सीनेट करवाना है अपने आप को और एहतियात करनी। और उसमें भी सर कहा यह जाता है कि जो वैक्सीनेशन है वो ज़रूरी तो बहुत है, लेकिन एहतियात उससे भी ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है कि ऐसे म्यूटेंट वायरस भी हैं, फिर वैक्सीनेशन का असर उस पर कम हो जाता है। सर आप मुझे एक बात और बता दें, क्या हुकूमत और इंतज़ामिया ऐसा भी काम कर रही है कि जिस तरह हम अक्सर ये देखते हैं सर कि बैंक के अंदर तो SOPs पर अमल दरामद है, बाहर लाइन में नहीं है, एयरपोर्ट के अंदर तो अमल दरामद है, लेकिन जो बाहर लेने आए हैं उन पर उसका इतलाक नहीं। इवेंट्स हो रहे हैं, वो गवर्नमेंट लेवल पर भी हो रहे हैं, वो प्राइवेट सतह पर भी हो रहे हैं, और उन इवेंट्स पर SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा। इसको भी देखा जा रहा है सर? जी आप देखें, ये जो आप बात कर रहे हैं ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। जब हम किसी सेक्टर को खोलते हैं तो हम ये समझ के, सोच के और इस वादे के साथ खोलते हैं कि वो सेक्टर जो है वो भी हमारी मदद करेगा और हम SOPs पे कंप्लाई करेंगे। लेकिन देखने में ये आया है कि कभी भी SOPs पे कंप्लाइंस नहीं होती। फॉर इंस्टेंस मैं आपको बताऊं, पिछले 3-4 दिनों से हम लाहौर में NPIs की इन्फोर्समेंट के लिए बाहर निकल रहे हैं। रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग उन लोगों को अलाउड है जिन लोगों के पास वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द रेस्टोरेंट्स आर नॉट चेकिंग दोज सर्टिफिकेट्स। अगर आप खुद चेक नहीं करेंगे, लामुआला हमें आके इंडिविजुअल एक्शन लेने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब तक सब कलेक्टिवली इस रेस में, इस जंग में, इस हमारे मिशन में शामिल नहीं होंगे, एक्शन लिया गया है, कामयाब नहीं हो सकेंगे। हमारे लिए किसी रेस्टोरेंट में जाके एक सर्टिफिकेट को चेक करना ये पॉसिबल तो है, लेकिन आप खुद सोचिए कि शहर में अगर हज़ारों रेस्टोरेंट्स हैं तो कितने लोग जाके कितने रेस्टोरेंट्स को एक दिन में चेक कर लेंगे। ये जिम्मेदारी बहरहाल हमारी बिज़नेस कम्युनिटी की आती है, जो पर्टिकुलर सेक्टर्स हैं जिनको ये रिलीफ मिली है उनकी आती है कि वो इंश्योर करें कि उनके जो हदूद हैं, उनके जो प्रेमिसेस हैं, उनमें नॉन वैक्सीनेटेड लोग दाखिल ना हों। अदरवाइज़ खुदा न खास्ता क्या होगा कि हम फिर ये सारी बातें करते करते, ये सारी अवेयरनेस फैलाते बिल्कुल, और उस्मान साहब फिर ना चाहते हुए भी हुकूमत वक्त को, बिल्कुल आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि ना चाहते हुए भी हुकूमत वक्त को सख्त एक उठाने पड़ेंगे। और फिर हम देखते हैं कि हमारी आवाम या हमारी ताजी बिरादरी ज़्यादा बोलती हुई हमें नजर आती है कि क्या किया, कारोबार बंद कर दिया, हमें नुकसान होगा, तो पहले ही एहतियात कर लें। तो जनाब अभी आगे बढ़ते हैं और आई थिंक एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। अब जरा विफाकी दारुल हुकूमत की बात करते हैं। शहर बेमिसाल के जगमगाते जलवे, इस्लामाबाद रोशनियों का शहर बन गया है। शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। हसीन जलवे अब दिन में नहीं रात में भी आंखों को भाएंगे, दिलों को गरमाएंगे। वैसे रोशनी दिलों को गरमाती है? गरमाती है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ दुल्हन लाइट पहनती है। वैसे कुछ दुल्हन लाइटें पहनती है क्योंकि पहले ऐसे फिल्टर्स आ गए। अच्छा, रहम खान की रिपोर्ट दिखाते हैं हम। इस्लामाबाद खूबसूरत तरीन दारुल हुकूमतों में से एक, शहर बेमिसाल भी कहलाता है ये नगर। इस सरसब्ज़ व शादाब शहर के हुस्न दिलकशी को रात के साए भी अब छुपा नहीं सकेंगे। ये शहर अब तो रात में भी खूब जगमगाएगा, देखने वालों के दिलों को लुभाएगा। इससे रोशनियों के शहर बनाने की जो ठान ली गई, आइए देखते हैं।
शहर बेमिसाल की खूबसूरती अंधेरे में भी मांद क्यों पड़े। जगमग करते दरख्त अब शहर की चकाचौंध बढ़ाएंगे, रंगीनी और रोशनी का पैगाम लाएंगे। CDA ने इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स को बरक़ी कुमकुमों से सजा दिया, क्योंकि इस्लामाबाद को खूबसूरत तरीन दारुल हुकूमत बनाने का मिशन है। इस्लामाबाद जैसा कि आपको जानती हैं कि दूसरे नंबर का इसको खूबसूरती में माना जाता है पूरी दुनिया में दारुल खिलाफा जो है, तो इसके माहौल को बेहतर बनाने के लिए CDA इंतज़ामिया पिछले काफ़ी अर्से से काम कर रही है। रात को मज़ीद इसको खूबसूरती को निखारने के लिए हमने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में काम शुरू किया था, जिसमें स्ट्रीट लाइट्स को भी हमने फंक्शनल किया था। तो साथ साथ में हमने इसकी जो खूबसूरती है, दरख्त के नीचे लाइट्स लगाई हैं, मुख्तलिफ मार्केट्स में सिट आउट एरियाज़ बनाए, वहाँ पर भी लाइट्स डेकोरेशन लगाई हैं, और इसमें हमारे अपने रिसोर्सेज हैं और साथ में हमें DMA का तावन भी हासिल है। हमें बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं, इसमें से हमारा मूड भी बहुत फ्रेश हो जाता है। अगर हम लोग बहुत अपनी जॉब से जैसे थके हुए आते हैं तो लेकिन इन लाइटिंग्स हम यहाँ से गुजरते हुए देखते हैं तो हमारा मूड बहुत ही फ्रेश हो जाता है। इस्लामाबाद ब्यूटीफुल कैपिटल जो है वो वर्ल्ड में 2nd नंबर पे आता है और हमारी कोशिश है कि ये 1st नंबर पे आए। यहाँ की इंतज़ामिया जो है वो भी बहुत कोशिश कर रही है। पहले हमें कुछ ख़ास मौक़ों पे जैसा कि ईद होगी, कोई फेस्टिवल हो गया, हमें लाइटिंग नज़र आती थी, लेकिन अब इस्लामाबाद में हमें आम रूटीन पे भी बहुत लाइटिंग नज़र आती है। बरक़ी कुमकुमों से जगमग करता प्यारा परचम भी जिना सुपरमार्केट में नस्ब किया गया है, जो हर गुजरने वाले के दिल में वतन से मोहब्बत के एहसास को तरोताज़ा कर देता है। अब दिन हो या रात, विफाक़ी दारुल हुकूमत के जलवे देंगे सबको मात। साथ ही शहरियों की ये भी दुआ है कि पेशावर, लाहौर, कराची, कोयटा से मुल्क के चप्पे चप्पे तक हो ऐसा ही समा, तो जहां में बढ़ेगी पाकिस्तान की शान। कैमरामैन मोहम्मद आमिर और राहिल कुरैशी के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। चैनल इस्लामाबाद से रिपोर्ट। लेकिन मैं एक चीज़ सोच रही थी, इतनी लाइटें लाहौर में तो वैसे ही जल रही होती है, तो वो लाहौर बड़ा भी तो बहुत है ना, बड़ा बहुत, उसमें इतनी सी लाइट्स, हमने इतने से इस्लामाबाद में इतनी ज़्यादा लाइट्स लगा दी हैं। अब आप ईद पे जाएंगे ना, जब फिर आप देख के आएंगे। ठीक है, वैसे मैं कल भी रात में था वहाँ पे, तो मुझे इत्तेफाक नहीं हुआ उस स्पॉट पे शायद जाने का। एनीवेज जी, अब बढ़ते हैं आगे। स्पेशल पर्सनस की बात करते हैं और उनके लिए तालीम मुफ्त होगी। ये किसने किया? यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा तमाम ऐसे तलबा को अब ना सिर्फ आला तालीम की मुफ्त सहूलियात फराहम करेगा जो पर्सन विद डिफरेंट एबिलिटी हैं, बल्कि उनके रोज़गार के हुसूल में भी भरपूर मदद फराहम की जाएगी। इस हवाले से हम चलते हैं जानने के लिए अपने नुमाइंदे जावेद सिकंदर की जानिब। जी जावेद। यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा ने एक बहुत अच्छा इकदाम जो है वो किया है कि जो डिसेबल स्पेशल पर्सन स्टूडेंट्स हैं उनकी फ़ीसें जो है वो माफ़ कर दी गई। ना सिर्फ फ़ीसें माफ़ की हैं और भी उनको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे उनको मैनेज किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा के जो वाइस चांसलर प्रोफेसर मोहम्मद ज़िक्रिया जाकर साहब हैं, उन्होंने वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि इनकी फ़ीसों के अलावा और क्या क्या सहूलियात बच्चों को दी जाएंगी। कि किसी डिसेबल स्टूडेंट से फ़ीस नहीं ली जाती, नंबर 1 बात। दूसरी बात यह है कि हमने उन्हें हर सूरत फैसिलिटेट करना है। एजुकेशन में भी मैंने टीचर्स को कहा है कि अगर फ़र्ज़ किया किसी की विजुअल इम्पेयरमेंट है तो उसको स्पेशल नोट्स दें, उसको ऑडियो नोट्स दें। इसके अलावा हमने ये किया है कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम के तहत हम खुद गांव में जाते हैं, हम खुद मोहल्लों में जाते हैं कि जो डिसेबल बच्चे हैं जिनकी 12 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग है उनको कन्विंस करते हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं कि वो यूनिवर्सिटी में आएँ। BC ज़िक्रिया जाकर साहब यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा के, इनका कहना था कि हमने ना सिर्फ इनकी फ़ीसें जो हैं वो माफ़ की है बल्कि इनकी ट्रांसपोर्ट जो है वो भी ख़त्म की और हम गाँव में मोहल्लों में खुद जाएँगे जिन्होंने 12वीं क्लास का इम्तहान जो है वो पास कर। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। सख्त ड्यूटी के बाद जहनी तनाव से बचाने की कोशिश, और बड़ी अच्छी कोशिश है ये। PDO नारोवाल ने पुलिस लाइन में इंडोर गेम्स और कैफेटेरिया बना दिया है, जहां पुलिस एहलकार अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने के बाद गेम्स खेल सकेंगे, कैफेटेरिया में एंजॉय कर सकेंगे। मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे मोहम्मद काशिफ जावेद से। पंजाब पुलिस जहां पे सूबे भर में अपनी आवाम की जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशा है, वहीं पे DPO नारोवाल सैयद अली अकबर शाह की जानिब से अपने जवानों के लिए कैफेटेरिया और इंडोर्स गेम की सहूलत मुहैया की गई है। इसी सिलसिले में जब समा न्यूज़ की DPO नारोवाल सैयद अली अकबर शाह से बात हुई तो उनका ये कहना था कि मेरे जवान सारा दिन की ड्यूटी के बाद ज़हनी और जिस्मानी थकावट का एहसास करते हैं, जिनको मद्देनज़र रखते हुए उनके लिए ये सहूलत मुहैया की गई है। दूसरी तरफ नौजवानों से जब समा न्यूज़ की बात हुई तो उन्होंने DPO नारोवाल के इस इक़दाम को सराहा है।
शुक्रिया, आपने अपडेट किया। बढ़ते हैं आगे और लेकर चलते हैं फैसलाबाद की मंडी, चूंकि यहाँ पर धूम मचाने वाले ऑस्ट्रेलियन बैल की हमने बात करनी है। वजन है इसका 30 मन, 10 फुट लंबा और 6 फुट ऊंचा बैल रात को जब मंडी पहुंचा तो सबकी तवज्जो का मरकज बन गया। स्क्रीन पर आपको दिखावे में पांडा पांडा वाली लुक आ रही है। मालिक भी बैल की खूब आवभगत कर रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदे यूसुफ चीमा ने। यूसुफ, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम भाई, शुक्र अल्लाह का। यूसुफ, इतना प्यारा सा बैल, मैं भी ठीक हूँ। थोड़ा सा बताएं इसकी खुसूसियात से मुतालिक, क्या कुछ खाता है, कितना खाता है, क्या बहुत ज़्यादा खाता है? शेख भाई, मैं वैसे पर्सनली देखूँ तो मैं ना इंटरेस्ट ले रहा था जानवरों में। मालिक से बात हुई तो वो बताता है कि यार हम लोग इसको तकरीबन 1000 रुपये का रोज़ाना का खिलाते आ रहे हैं। तो मैंने थोड़ा पूछा, मैंने कहा इसकी एज कितनी हो गई है? कहता है 2.5 साल तकरीबन इसकी उम्र हो गई है। तो 2.5 से पौने 3 साल, यानी कि तकरीबन 30 माह में अगर वो 1000 के हिसाब से 30,000 खा भी गया है तो भाई इससे अच्छी डील या इससे अच्छा बिजनेस क्या होगा कि एक जानवर का भी 7 लाख मांग रहे हैं। ठीक है, तो 7 लाख की आपको इनकम हो जाए 2.5 साल के मतलब एक वक्फे के दौरान, और इनकम उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट हुई है सिर्फ 30,000 की, तो इससे ज़्यादा खूबसूरत क्या होगा? सही। तो यूसुफ, आप ये तो नहीं तो अगर ओवरऑल बात की जाए, यही कारोबार करना शुरू कर देते। मैं एग्जैक्टली मतलब बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा था इस हवाले से। देखें कि मतलब हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई भी बिजनेस कोई करना चाह रहा होता है तो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट, बहुत सारा रिस्क होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इनके मालिक का खुद बताना है कि यार तकरीबन 1000 का डील एवरेज, उसमें दूध भी आ जाता है, मुख्तलिफ मक्खन आ गया, मुख्तलिफ तरह के उसको चारे आ गए, उसको वंडा आ गया, मुख्तलिफ चीज़ें ऐड करने के बाद जो है जानवर को 1000 रुपये की तकरीबन दिन का एक बैल जो है वो खा रहा होता है। तो इन सारे मामलात के साथ 30,000 के अगर फिर भी अगर प्लस माइनस करके अगर 50 भी कर लिया जाए तो 7 लाख की डील बुरी नहीं है। सही। नहीं, एक महीने में 30,000 रुपये लग रहे हैं इसके खाने पे। डेली का 1000 है ना यूसुफ, ऐसा ही है? डेली का 1000 है ना, तो 2.5 साल का तकरीबन 30 माह हो गए। 30 माह का 30,000 एक महीने में, एक महीने में वो 30,000 का खा रहा है। आपने हिसाब भी गलत करा दिया और हमारी डील भी गलत करा दी। नहीं, 2.5 से भी ऊपर जा रहे हैं। 3 लाख बन जाएगा। 3 लाख, हाँ 3 लाख बच जाएगा। देखे ना यार, मैं तो परेशान हो गया। शुएब 1 मिनट के लिए कहने लगा कि मैं वाकई ये काम कर सकता हूँ। शुएब वाकई 1 सेकंड के लिए। अच्छा, वो कुछ बता रहे हैं, आप उनसे बात करना चाह रहे हैं? यूसुफ प्लीज कीजिए। चले, इनके मालिक हमारे पास हैं, उनसे थोड़ा सा पूछते हैं। अच्छा, क्या देखते हैं जानवरों के हवाले से आप लोग जो अपने पाला है, पोसा है, इतना बड़ा किया है? सबसे पहले तो इसकी क्वालिटी बताएं कि इसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, इसके अंदर क्या क्या कि मतलब कोई लेगा तो ये क्यों लेगा? सिर्फ क्यों ऑस्ट्रेलियन सांड आप इसका नाम ले रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियन सांड है? अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा नाम राशिद जवेद, चक नंबर 215 कंबो, किसान फार्म से पाला हुआ जानवर है। और भाई ये ने बोला कि क्यों लेना चाहते हैं, ये सबसे बड़ा बैल और वज़न से सबसे बड़ा जानवर है, दूसरे जानवर से अलग है। जैसे साहिवाल, दूसरे जानवर, देसी जानवर, उनसे बड़ा हुआ ये जानवर है। ठीक है। नहीं, कोई गर्मी का कह रहे थे कि ज़्यादा महसूस करता है क्योंकि ऑस्ट्रेलियन है, तो ऑस्ट्रेलियन को डेली नहलाना भी ज़्यादा पड़ता है। इसकी क्या क्या खासियत और इसके अलावा क्या है? इसमें इसकी दिन में 3-4 बार तो इसको नहलाते हैं। गर्मी हो तो कम से कम इसको गाजर का जूस दिया जाता है। जूस देने के बाद इसको दूध, मक्खन, अब उसके बाद सेब का मुरब्बा। ये सच में ये चीज़ें खिलाते हैं या सिर्फ कहते ही हैं? मैंने तो आज तक नहीं कभी देखा अपने गांव में कोई किसी जानवर को सेब का मुरब्बा खिलाता हो या इस तरह की चीज़ें खिलाता हो। हम इसे अपने बच्चों से भी ज़्यादा इसको पालते हैं, ज़्यादा इसकी परवरिश ज़्यादा करते हैं, इसलिए इसको ये सांड को खिलाते हैं। बड़ा इसलिए हुआ है, कम नहीं खिलाएंगे। अभी कितना वजन, कितने आपके ख्याल से कितना वजन क्या है और कितने का सेल करने जा रहे हैं? कम से कम 10 लाख रुपया इसकी सेल होगी। 10 लाख। तो इसको यही है कि हम इसकी कोशिश है यही है कि बड़े से बड़ा इसको। कितना वजन है इसका? 30 मन वजन है। 30 मन वजन है। 30 मन वजन। देखिए शुएब, अब तक जो हम लोग मंडी में आते जाते रहते हैं, हमें ये बैल जो है, इससे पहले हमने मुख्तलिफ बैल देखे जो बैल की कीमतें तकरीबन 18 मन का बैल होता था, उसकी कीमत ये लोग तकरीबन 9 लाख तक मांग रहे थे। इन भाई ने कीमत के हवाले से अगर देखें तो बड़ा मुनासिब पैसे मांगे हुए हैं यहाँ पे। मैं वही तो पूछना चाह रहा हूँ, फिर कभी मंडी का अंदाजा नहीं है। मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ कि जो मैं हिसाब लगा रहा हूँ, 9 लाख का तो खाना खा गया ये, तो 10 लाख वो इसके मांग रहे हैं। थोड़ी बार्गेनिंग होगी तो 9 लाख में दे देंगे। फायदा क्या है इनको? फिर ये वाकई 9 लाख का खाना खाया है, क्या फायदा होगा?
वही ना, अगर उस तरह से बताएं तो फिर तो उनको कोई फायदा नहीं होगा। मेरा ख्याल है क्योंकि ये अभी आज ही मंडी आए हैं, गुज़श्ता रात ही, तो शायद इनको इस बात का अंदाजा नहीं है कि मंडी से कितनी कितनी कीमतें लोग मांग रहे हैं और कितने कितने में बिक रहा है। शायद अगर कोई अभी कोई जो इंटरेस्टेड गाहक हो, सीरियस बायर अगर आएगा तो यूसुफ एक सीरियस बायर आ चुका है, बड़ा ये बैल है। यूसुफ एक सीरियस बायर आ चुका है, महक सीरियस बायर है, महक को ये पसंद आ गया है, तो जरा महक की डील तो कराएं इनसे, कितने का बेचेंगे? अगर मैं खरीदना चाहूं, महक के लिए खुसूसी डिस्काउंट क्या है? डिस्काउंट होगा और क्या कितने में मिल सकता है? डिस्काउंट देख लें भाई, अगर महक इंटरेस्टेड हैं इस चीज के अंदर तो जाहिर है मैंने बताया मुल्क की नाज एंकर आपने बैल खरीदना चाहती है। अच्छा, फाइनल कितने का दे देंगे अंदाजन? अगर हमारे पास एक बायर मौजूद है, वो इस टाइम हमारे साथ लाइन पे हैं, ठीक है, हमारे समा के ही वो होस्ट हैं इस वक्त, अगर खरीदना चाहें कितने का बेच देंगे? एंड रेट बताएं कुछ। 9.5 लाख पर मुनासिब करें यार, ये तो 9.5 लाख तो बहुत ज्यादा है, इतनी सैलरीज नहीं होती हमारी। उसका मेहनत इसने सैलरी पे लेना भी नहीं है। सैलरी में किसने वजन के हिसाब से देखा जाए, गोश्त के हिसाब से देखा जाए तो 9.5 भी कम है। हाँ, वो कह रहे हैं जी वजन और वेट के हिसाब से देखूं तो 9.5 बहुत कम है, मगर अब महक पे डिपेंड करता है वो किस तरह से देखती है। नहीं, महक ने सैलरी से नहीं लेना, वो अभी फौरन अपने हस्बैंड को मैसेज करेंगी, मैंने ये बैल पसंद आ गया, चलो जाओ खरीद के ले आओ, तो देखते हैं क्या होता है। यूसुफ थैंक यू वेरी मच, बड़ा अच्छा ये बैल, बड़ा खूब है ना, जो भी खरीदे अल्लाह उसकी कुर्बानी कबूल करेगी, हमारी दुआ। बढ़ते हैं जनाब आगे अपने अगले मौजू की जानिब और ई कॉमर्स की बात करते हैं। अमेजॉन इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। अमेजॉन पर हर साल तकरीबन 1 मिलियन प्लस लोग हैं जो कि सेलर लिस्ट में शामिल होते हैं। दुनिया भर के सारिफीन इस प्लेटफॉर्म से शॉपिंग करने को अब तरजीह दे रहे हैं। पाकिस्तान में भी हम देख रहे हैं कि तरजीहात हैं लोगों की कि इसको यूटिलाइज़ किया जाए। पाकिस्तान भी चंद माह पहले सेलर लिस्ट में शामिल हुआ है, जहां कोई भी अपना प्रोडक्ट फ़रोख्त कर सकता है। इसके अलावा इस प्लेटफॉर्म पर बतौर वर्चुअल असिस्टेंट प्रोडक्ट हंटिंग या प्रोडक्ट प्रमोशन जैसी खिदमात देकर भी पैसा कमाया जा सकता है। कैसे? कोई पाकिस्तानी इस प्लेटफॉर्म के जरिए पैसा कमा सकते हैं जो कि पहले अगर नहीं कमा रहा, या कोई अपनी अर्निंग को बढ़ाना चाहता है तो हाउ ही कैन डू दैट। पाकिस्तान में मुख्तलिफ प्राइवेट इदारे नौजवानों को अमेजॉन में मुख्तलिफ किस्म के कोर्सेज करवा रहे हैं और उन्हीं में एक ई कॉमर्स सक्सेस पाकिस्तान भी है जिसके बानी है हुज़ैफा अली। पाकिस्तानी नौजवानों को अमेजॉन से मुताल्लिक वो अब तालीम दे रहे हैं। आज हुज़ैफा ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम हुज़ैफा, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आई हैव हर्ड कि आप बाहर थे और आपने यूनाइटेड स्टेट्स को गुड बाय कहा, पाकिस्तान आए, उसके बाद आपने इसमें काफ़ी काम किया। थोड़ा सा अपनी जर्नी से मुताल्लिक प्लीज़ शेयर कीजिएगा। जी हाँ, मैं यूएस में काम करता था एज अ चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। ओके। और दैट वाज अ डिफरेंट कंपनी, कम्प्लीटली डिफरेंट। मेरा बैकग्राउंड जो है वो आईटी प्रोग्रामिंग इंडस्ट्री से ज़्यादा है, तो मैंने बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे काम किया था। बट आई स्पेंट लाइक 16 ईयर्स, 15-16 साल स्पेंड करने के बाद मैं थोड़ा सा फेडअप होने वाले सिलसिले में आने लगा था। मैंने कहा कि कुछ और ही करना है, अब ये प्रोग्रामिंग से दिमाग खप गया है। तो पाकिस्तान आने के बाद तो खैर हालात थोड़े से बड़े डिफ़िकल्ट थे क्योंकि कम्प्लीटली डिफरेंट लाइफस्टाइल भी था, प्लस फाइनेंशियल्स भी बड़े डिस्टर्ब थे उस वक्त। तो कुछ और एक्सपेरिमेंट्स किए। अल्टीमेटली उसके बाद हमने 2017 में बिगिन किया इस पे काम करना अमेज़ॉन पे, क्योंकि मैं यूएस में रहा था तो मेरे सारे वो जो सेलर अकाउंट्स और ये सब चीज़ों का बड़ा एक स्टेबल सिचुएशन बनी हुई थी, मेरे पास सारी आईडीज़ मौजूद थी। तो हमने इस पे काम शुरू किया और इनिशियल तो खैर बड़ा डिफ़िकल्ट हुआ, लेकिन अल्टीमेटली क्योंकि उस वक्त हमारे जैसे लोग, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, लेकिन ऐसी सर्विसेज या ऐसे कंसल्टेंट्स अवेलेबल नहीं थे जो ईमानदारी से लोगों को बता सके कि जी आओ कैसे काम करना है। तो वो हम वही यूट्यूब से और दाएँ बाएँ से थोड़ा सा ढूंढ ढांड के चीज़ें और अपना एक्सपेरिमेंट भी किया, हिट एंड ट्रायल किया, काफ़ी सारे लॉसेस बर्दाश्त किए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ड्यूरिंग मिड से लेके एंड का अगर हम कहें 2017 का जो पीरियड था वो ऐसा था कि जहाँ पे हमें सक्सेस नज़र आना शुरू हो गई थी कि अच्छा जी ये वर्क कर रहा है और इससे एक अच्छी इनकम एज अ पाकिस्तान में रहते हुए आप एक बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड एंड अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि हम कोई 50+ 100+ अमेज़ॉन अकाउंट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। मल्टीपल बहुत बड़ी टीम बन गई है, बहुत सारे कोई मेरे पास कोई हमारे प्लेटफॉर्म पे 40,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं और कोई ऑलमोस्ट 1.5 लाख के करीब जो है कोई मेंबर्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से सीखते हैं जो हमारा वीडियो सक्सेस कैंप का प्रोग्राम है उससे। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। ग्रेट। अच्छा, उसके अलावा इनोवेशन की जब हम बात करते हैं तो आपने बेसिकली एक नया मॉडल इंट्रोड्यूस करा जिससे रेवोल्यूशनाइज हो गया ये सेक्टर। FBA मॉडल था क्या?
FBA स्टैंड्स फॉर फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन। ये तो एक अमेज़ॉन की सर्विस है जहाँ पे ये आपको यानी कि सेलर्स को ये फैसिलिटी देता है कि जी आप अपनी इन्वेंट्री हमारे पास, हमारे जितने भी वेयर हाउसेज हैं वहाँ पे स्टॉक कर दें और हम खुद ही, हमारी टीम जो है इसे फुलफिल करेगी कस्टमर्स को। तो अमेज़ॉन ये मेक श्योर करता है कि सेलर को भी तकलीफ ना हो और कस्टमर को ऑन टाइम डिलीवरीज मिल जाएँ, ताकि यही एक मेन बुनियाद है। अमेज़ॉन को ऊपर आने के अंदर सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट, जो फैक्टर है वो है कस्टमर सर्विस। तो एक तो ऑन टाइम डिलीवरी, फिर रिटर्न्स, बड़ा इजी उन्होंने सिलसिला ये सारा बना दिया। मैंने जो पाकिस्तान में एक मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया था उसे कहते हैं होलसेल FBA। होलसेल FBA का मतलब ये होता है कि हम वो सेल करते हैं जो ऑलरेडी सेल हो रहा है अमेज़ॉन पे। हम कोई री इन्वेंट नहीं करते व्हील के, जी आप एक अपना नया प्रोडक्ट बनाएं, कुछ ब्रांड उसके ऊपर अपना नया लोगो लगाएं और कम्प्लीटली, क्योंकि उसमें रिस्क फैक्टर इतने हाई हैं कि एक रेगुलर पाकिस्तानी जो है जिसके पास कोई कुल मिला के अगर 30-40 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट है तो वो तो वैसे ही खप जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि वो सेल करें जो ऑलरेडी सेल हो रहा है, इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर हो जाती है प्रीटी मच। और हम स्प्रेड आउट कर देते हैं मल्टीपल SKUs, यानी कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर उसे स्प्रेड कर देते हैं, जिससे आपका रिस्क फैक्टर वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। तो ये होलसेल FBA का बिजनेस मॉडल है। और अगर कोई शख्स अमेज़ॉन से कमाने की कोशिश कर रहा है तो क्या चीज़ ऐसी है जो कि सीखने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसे? हमारे बिज़नेस मॉडल, जो होलसेल FBA का बिज़नेस मॉडल है ना, ये कंपैरेटिवली बहुत आसान है, काम करना बहुत आसान है। लेट्स से आप एक टिपिकल हम बात करें पाकिस्तानी की, तो एक शख्स कहता है कि जी मुझे कोई दुकान खोलनी है, कोई स्टोर ओपन करना है, तो वो क्या करेगा, सिंपल एक कहीं अच्छी लोकेशन पे दुकान बनाएगा, सेटअप करेगा और अपनी जो मार्केट है, जो एरिया है, उसके हिसाब से इन्वेंट्री लोड करेगा कि जी मैंने ये भी रखना है, मैंने ये भी बेचना है, मुझे फला फला। अगर जनरल स्टोर की बात करें तो वो फिर चाय पत्ती भी बेच रहे हैं, दूध भी बेच रहे हैं, सब कुछ बेच रहे हैं। तो इसी तरह आप यही कंपेयर कर लें कि जी ये एक ऑनलाइन इसी तरह की आपकी दुकान है और आपने यहाँ पे इन्वेंट्री लोड करनी है। द ओनली कंसर्न इज़ कि आप ऑथराइज्ड होने चाहिए वो ब्रांड और वो प्रोडक्ट सेल करने के लिए। तो जो क्वेश्चन है कि क्या करना चाहिए, तो दो मेजर चैलेंजेस हैं जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, वो है एक तो प्रोडक्ट हंटिंग आपने सीखनी है, उसको कैसे एनालाइज करना है, और दूसरा ब्रांड्स के साथ ट्रेड अकाउंट्स बनाना, यानी कि आप ताकि उन ब्रांड्स के साथ डायरेक्टली सोर्स कर सकें। अच्छा, मेरा एक सवाल यहाँ पर ये कि पाकिस्तानी स्पेशली जो लोग काम करना चाह रहे हैं इस जगह पर, उन्हें कैसे पता चलेगा कि किस चीज़ को लेकर आना है हमने यहाँ पे, क्या चीज़ हमारी किस तरह फ़रोख्त होगी, कितनी तादाद में हो सकती है? अच्छा, इसके लिए कुछ टूल्स होते हैं, जैसे हम कहते हैं कीपा है, हीलियम 10 है और बेशुमार और भी टूल्स हैं, कुछ पेड हैं, कुछ फ्री भी आपको मिल जाते हैं। तो ये टूल्स की मदद से हमें पता चल जाता है कि अच्छा जी ये प्रोडक्ट चल रही है, इसकी इतनी सेल्स हैं, किस तरह के कीवर्ड्स या किस तरह का डाटा आपको चाहिए, किस तरह आपने बेसिकली कहते हैं ना वो जो टाइटल आपने लिखना है तो कैसे लिखना है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको टूल्स मदद करते हैं, तो आपको तकरीबन अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ जी ये अगर लेट्स से पाकिस्तान से कोई आप डुवे सेट्स या बेड शीट्स या इस तरह की कोई हैंडमेड चीज़ जैसे कि ट्रू, तो वो उन चीज़ों की सारी तफसीलात हमें पहले ही नज़र आ जाती हैं। उससे हमें ये पता चल जाता है कि अच्छा जी ये प्रोडक्ट इट्स गुड टू गो और इट्स अ नो गो। और क्या चीज़ ऐसी है जो नहीं करनी कि आप ब्लॉक ना हो यहाँ से? लोग ड्रॉप शिपिंग बड़ा करते हैं, ड्रॉप शिपिंग की वजह से मैं डिस्करेज करता हूँ। इसीलिए लोगों को ड्रॉप शिपिंग का मतलब ये होता है कि आपके पास उसका स्टॉक नहीं है और आप उससे फिर भी वहाँ पे कर रहे हैं कि आप खरीद लीजिए, तो ये ना कीजिए, ये हरगिज़ भी ना करें। मैं बड़ा हाईली हालांकि मैंने शुरू में इनकरेज किया था, आई मीन 2018 में, बट एट दैट टाइम अमेज़ॉन बहुत लीनियंट था, चला देता, और अब नहीं है ऐसा, अब नहीं है, बहुत ज़्यादा सख्ती हो गई है। ठीक है, अब मुझे बताएं कि क्योंकि ज़रा आप भी इससे मुतालिक ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, बहुत से और लोग हैं इस वक्त पाकिस्तान में जो ट्रेनिंग देने लोगों को सिखा रहे हैं। एक तो ये कि मिनिमम किस इन्वेस्टमेंट के साथ कोई शख्स आ सकता है, कितना उसे तजर्बा चाहिए होगा, ट्रेनिंग कितने अरसे की होती है कि वो सीख लेता है, और फिर वो कितना मिनिमम कमा सकते हैं, एवरेज कितना कमा सकता है? जी, तो देखें, ट्रेनिंग के लिहाज से एक तो हमने पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये किया कि जो हमारी बड़ी एडवांस पेड ट्रेनिंग थी उसको हमने फ्री कर दिया। अच्छा, पाकिस्तानियों के लिए वो हमने बड़ी कोशिश की कि हम पहले लालच भी आया कि जी चलो बिक रही है तो व्हाई नॉट कंटिन्यू सेलिंग इट, बट अगेन फिर वो थोड़ा सा ईमान की भी एक वो चीज़ साथ साथ चल रही थी, तो वो हावी हुआ और मैंने कहा नहीं जी इसको फ्री कर देते हैं ताकि लोग सीख सकें। तो वीडियो सक्सेस कैंप उसे कहते हैं। ये कोई भी हमारी वेबसाइट पे जाए ecomsuccess.pk,
/VSC वीडियो सक्सेस कैम्प का VSC, अगर ये लिखते हैं तो ये वहाँ पर उन्हें वो ट्रेनिंग का वो मिल जाता है, सारी डिटेल्स मिल जाती है और उन्हें सिर्फ अपना NIC शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट अपलोड करना पड़ता है जस्ट टू मेक श्योर कि वो पाकिस्तानी, हमें ये मेक श्योर करना है ताकि फॉरेनर्स या जैसे इंडियंस और बांग्लादेशी, और क्योंकि ये भी उर्दू समझ लेते हैं प्रीटी मच, तो ताकि इनको एक्सेस हम अभी नहीं देना चाहते, दैट्स आवर पॉलिसी फॉर नाउ। तो ये इनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, ये हासिल कर सकते हैं। पेड ट्रेनिंग्स और हैं हमारी, लेकिन वो जस्ट बिकॉज बेस्ड ऑन मेंटोरशिप्स, अदरवाइज तो वो सारा एडवांस इसमें मौजूद। ओके, आई हैव लास्ट मिनट, अगर आप मुझे क्विकली Etsy प्लेटफॉर्म से मुतालिक शेयर कर सकें। Etsy एक डिफरेंट मार्केट प्लेस है जो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस उसे भी मैंने ही कराया था और 2018 में ही करवाया था। Etsy पे हैंडमेड पाकिस्तानी लोकल आइटम्स मिलती हैं। मैं कभी जिक्र भी कर, तो पाकिस्तान में तो बेतहाशा ऐसी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं और ज़्यादातर ये पसंद भी बाहर की जाती हैं, हैंडमेड्स, आपके नेकलेस, दुपट्टा, शर्ट्स वगैरह, और वुमेन एम्पावरमेंट होती है इससे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा। तो इस पर हम काम कर रहे हैं और हमारे ट्रेनर्स हैं डिफरेंट जो कि इनमें लोगों को सिखाते भी हैं। इनफैक्ट हम ट्रेनिंग के बेचने के अलावा एक और काम भी करते हैं जिसमें हम ये जो हैंडमेड बनाने वाले लोग हैं हमारे, जो थोड़े से निचले तबके में भी हैं, जिनके लिए बड़ा डिफिकल्ट है फाइनेंसेस को भी मैनेज करना, हम उनको भी हेल्प करने के लिए उनकी प्रोडक्ट्स खुद सोर्सिंग कर रहे हैं। तो ये अभी पसंद की जाती है इतनी ज़्यादा चीज़ें पाकिस्तान की, उम्मन लोग बाहर भी मंगवाते हैं ना, बैग स्पेशली जो होते हैं। यूरोप साइड पे बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ कंपटीशन नहीं है, इसलिए प्रॉफिट्स बड़े हाई मिलते हैं। ज़बरदस्त, तो ये तो एक बड़ी अच्छी बात है। अब बहुत सी ऐसी ख़वातीन जो कि हम देखते हैं वो इंटीरियर सिंध हो या पंजाब के इलाके और बलूचिस्तान, KP, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, वो जो हैंडमेड क्राफ्ट्स की हम बात करते हैं वो ये ख़ुद भी प्रोक्योर करके आगे बेचते हैं, वो ख़ुद भी Etsy के ज़रिए अपना सामान जो बेच सकते हैं, पसंद किया जाता है, वो ख़ुद कमाएंगी तो अपने पैरों पर खड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, हुज़ैफ़ा साथ मौजूद थे, आप गुफ्तगू कर रहे थे। वक्त हो गया ख़त्म, आपसे मुलाकात करेंगे कल, बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।